नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता 2023 पर केंद्रित इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। ये खास तौर पर यूपीएससी और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, बीएनएस ने पुराने आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। आईपीसी पर तो हम पहले विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं। आज हम बीएनएस के शुरुआती मगर बेहद अहम 2 अध्यायों, अध्याय 1 जो सामान्य स्पष्टीकरण देता है और अध्याय 2 जो सामान्य अपवादों की बात करता है, इनके मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। ये परीक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अध्याय 1 जो है वो एक तरह से इस नए कानून की बुनियाद रखता है। धारा 1 में संहिता का नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 और सबसे अहम बात इसका विस्तार। अब ये पूरे भारत पर लागू है। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये एक बड़ा बदलाव है पहले के मुकाबले। अच्छा, तो मतलब अब कोई भौगोलिक अपवाद नहीं रहा। जी हाँ। और दूसरी जरूरी चीज है लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024। ये तारीख परीक्षा के लिए याद रखनी है। ये काफी कुछ पुरानी आईपीसी की धारा 1 जैसा ही है, जिस पर हम पहले बात कर ही चुके हैं। बस जेएनके का इंक्लूजन अब स्पष्ट है। ठीक है। और आगे धारा 2? हाँ, धारा 2 भारत के अंदर किए गए अपराधों के दंड की बात करती है, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये भी आईपीसी की धारा 2 जैसी है। लेकिन धारा 3 वो थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है। ये भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित है, जिसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। भारत के बाहर किए गए अपराध मतलब कैसे काम करता है ये? मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक मान लीजिए विदेश में कोई अपराध करता है, या फिर भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर कोई अपराध होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, या फिर, और ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर कोई ऐसा काम करे जिसका असर भारत में हो रहा हो। जैसे कि साइबर अपराध? बिल्कुल, साइबर फ्रॉड, हैकिंग वगैरह। ये धारा ऐसे मामलों को भी बीएनएस के दायरे में ले आती है। ये असल में आईपीसी की धारा 4 का विस्तार है और आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी प्रावधान है। फिर धारा 4 बस ये पुष्टि करती है कि संहिता के प्रावधान धारा 2 और 3 में बताए गए सभी अपराधों पर लागू होंगे। और धारा 5 ये साफ करती है कि ये संहिता किसी विशेष कानून जैसे एनडीपीएस एक्ट या पॉक्सो एक्ट या किसी स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेगी। वो अपनी जगह लागू रहेंगे। ये भी आईपीसी की धारा 5 जैसा ही है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, धारा 6 में अपराध की परिभाषा दी गई है। मतलब कोई भी ऐसा काम करना या ना करना जिसे हम लोप कहते हैं, जो इस संहिता या किसी और लागू कानून के तहत सजा योग्य हो। ये परिभाषा बीएनएस में काफी शुरू में ही दे दी गई है, जबकि आईपीसी में ये धारा 40 में थी। ठीक है। और धारा 7 और 8 सामान्य बातें हैं। धारा 7 कहती है कि इस अध्याय के स्पष्टीकरण पूरी संहिता पर लागू होंगे। और धारा 8 लिंग, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शामिल और वचन, एक वचन में बहुवचन शामिल के बारे में है, जो आईपीसी की धारा 8 जैसी ही है। तो अध्याय 1 से मुख्य बातें हुई पूरे भारत में लागू होना, जिसमें जेएनके भी शामिल है, नई तारीख 1 जुलाई 2024 और खास तौर पर भारत के बाहर किए गए अपराधों जैसे साइबर अपराधों पर स्पष्ट नियम। अब आते हैं अध्याय 2 पर। ये सामान्य अपवादों के बारे में है, मतलब वो स्थितियां जहां कोई काम वैसे तो अपराध होता पर उसे दंडनीय नहीं माना जाता। सही कहा। अध्याय 2 उन खास परिस्थितियों की बात करता है जहां आपराधिक इरादा, जिसे हम मेंस रिया कहते हैं, वो मौजूद नहीं होता है। देखिए, कानून का सिद्धांत है कि किसी को सजा देने के लिए सिर्फ गलत काम करना, एक्टिस रियस, काफी नहीं है। गलत इरादा भी होना चाहिए। अगर इरादा नहीं था तो कुछ बचाव मिल सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के नजरिए से कौन से अपवाद सबसे ज्यादा जरूरी हैं? कई हैं, लेकिन कुछ पर खास ध्यान देना चाहिए। जैसे धारा 9 कहती है कि कार्य में लोप भी शामिल है, यानी कुछ न करना भी कार्य माना जा सकता है अगर करना जरूरी था। ये आईपीसी की धारा 32 जैसा है। फिर धारा 11 है, दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ काम बिना किसी आपराधिक इरादे के, जब कोई कानूनी काम कर रहा हो। आईपीसी की धारा 80। धारा 12 और 13 जजों और कोर्ट के आदेश का पालन करने वालों को सुरक्षा देते हैं। आईपीसी 77 और 78। धारा 14 कानून द्वारा न्यायोचित कार्य की बात करती है और धारा 15 तथ्य की भूल में सद्भावना से किए गए कार्य की,
मतलब फैक्ट की गलती माफ है, कानून की नहीं। ये आईपीसी 79 और 76। और बच्चों के बारे में जो अपवाद है वो तो काफी पूछे जाते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। धारा 18 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई भी काम अपराध नहीं है। इसे कहते हैं डोली इनकपैक्स, मतलब बच्चा अपराध करने में अक्षम माना जाता है। ये आईपीसी की धारा 82 थी। 7 साल से कम, ठीक है। और धारा 19 ये 7 से 12 साल के बच्चे के बारे में है। अगर बच्चा इतना समझदार नहीं हुआ है, मतलब उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो अपने काम की प्रकृति और उसके नतीजे समझ सके, तो उसका काम भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये आईपीसी की धारा 83 थी। तो 7 साल तक पूर्ण छूट और 7 से 12 में समझ पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये दोनों धाराएं 18-19 परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी तरह धारा 20 है विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में। मतलब अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और अपनी मानसिक स्थिति के कारण वो ये समझने में असमर्थ था कि वो जो कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, या वो गलत है या कानून के खिलाफ है, तो उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये आईपीसी की धारा 84। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और जरूरी अपवाद है धारा 21 में, अनैच्छिक नशा यानी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अगर किसी को उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया हो और उस नशे के असर में वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठे जो अपराध है और वो नशे के कारण समझने में असमर्थ था, तो उसे बचाव मिल सकता है। लेकिन अगर खुद अपनी मर्जी से नशा किया हो तो बचाव नहीं मिलेगा। स्वैच्छिक नशे में ये छूट नहीं है। ये बात आईपीसी की धारा 85 और 86 में भी थी। तो ये 4 बच्चों की उम्र धारा 18-19, विकृत चित्तता धारा 20 और अनैच्छिक नशा धारा 21 ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इनको अच्छे से याद रखना होगा। और एक और अहम अधिकार है निजी प्रतिरक्षा का। हाँ, बिल्कुल। धारा 23 शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये अधिकार अपनी या किसी और व्यक्ति की जान या संपत्ति बचाने के लिए जरूरी बल प्रयोग करने की इजाजत देता है, और ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरा मौजूद है। ये आईपीसी की धारा 96 से 106 तक कवर होता था। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अपवाद हैं, जैसे धारा 25 में आवश्यकता का सिद्धांत है, मतलब बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि करना। आईपीसी 81 या धारा 27 में तुच्छ कार्य, मतलब इतनी छोटी बात कि कानून उस पर ध्यान नहीं देता। आईपीसी 95। और धारा 28 है मजबूरी में किया गया काम, जब जान का खतरा हो, पर इसमें हत्या और राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड वाले अपराध शामिल नहीं हैं। आईपीसी 94। और हाँ, धारा 29 में सद्भावना यानी गुड फेथ को भी परिभाषित किया गया है, जिसका मतलब है उचित सतर्कता और ध्यान से किया गया काम। ये आईपीसी 52। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 2 उन स्थितियों को स्पष्ट करता है जहां आपराधिक मंशा की कमी के चलते कोई कार्य दंडनीय नहीं रह जाता। और परीक्षा के लिए, जैसा आपने बताया, बच्चों की उम्र सीमा 18-19, मानसिक स्थिति 20, अनैच्छिक नशा 21 और निजी प्रतिरक्षा 23 वाले अपवादों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अध्याय 3 सजाओं के बारे में और अध्याय 4 सजा के सामान्य नियमों पर। पिछली चर्चा में हमने आईपीसी को कवर किया था, आपको याद होगा। तो आज हम देखेंगे बीएनएस में क्या है और आईपीसी से क्या अलग है। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी, तो अध्याय 3, जिसमें धारा 31 से 39 तक है, ये उन सजाओं के बारे में बताता है जो अदालतें दे सकती हैं। ये काफी हद तक पुराने आईपीसी के अध्याय 3 जैसा ही है, मतलब धारा 53 से 75। लेकिन हाँ, बीएनएस में कुछ आधुनिक बदलाव हैं। अच्छा, जैसे भाषा को जेंडर न्यूट्रल किया गया है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, सामुदायिक सेवा को एक नई सजा के तौर पर शामिल किया गया है। हाँ, सामुदायिक सेवा, ये तो बिल्कुल नया है। तो कुल कितनी सजाएं हो गई अब बीएनएस में? देखिए, धारा 31 कहती है कि अब 6 तरह की सजाएं हैं। एक तो मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जो कठोर या साधारण हो सकता है, चौथा संपत्ति की जब्ती, पांचवा जुर्माना, और छठी वो नई वाली सामुदायिक सेवा। अच्छा, आईपीसी में पहली 5 थी, ये छठी नहीं जुड़ गई। बिल्कुल। आईपीसी की धारा 53 में वो पहली 5 थे। ये सामुदायिक सेवा छोटे अपराधों के लिए है, जो बीएनएस का एक सुधारात्मक कदम दिखाता है। ये सामुदायिक सेवा मतलब धारा 37, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये परीक्षा के लिए जरूरी लग रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनएस 2023 में इसे लाया गया है। मान लीजिए कोई छोटा अपराध है, जैसे छोटी मोटी चोरी या कहीं उपद्रव मचाना,
तो जहां जेल भेजना जरूरी नहीं लगता, अदालत कह सकती है कि अपराधी समाज के लिए कुछ मुफ्त काम करे। इसका मकसद सुधार है, सजा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी के एहसास दिलाना। आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। समझ गया। और आजीवन कारावास पर भी कुछ स्थिति साफ हुई है। पहले लोग इसे 14 साल मान लेते थे। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी थी। धारा 33 अब बिल्कुल साफ कहती है कि आजीवन कारावास का मतलब है दोषी की बची हुई पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मतलब सरकार सजा को कम न कर दे। वो अलग बात है जिसकी शक्ति धारा 46 में है। तो ये 14 साल वाली बात अब दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल। आईपीसी की धारा 55 से जुड़ा मामला था, पर बीएनएस ने इसे स्पष्ट कर दिया है। हाँ, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 72, 161 वाली, वो तो बनी रहेगी सजा कम करने या माफ करने की। ठीक है। और बाकी सजाएं, मृत्युदंड। मृत्युदंड धारा 32 तो वैसे ही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में, जैसे आईपीसी की धारा 54 और 55 में था। और कारावास? कारावास धारा 34 दो तरह का, कठोर जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, और साधारण, ये अदालत बताएगी कौन सा देना है। आईपीसी के धारा 53, 55A में भी यही था। संपत्ति जब्ती। जैसे देश के खिलाफ अपराध, आतंकवाद या भ्रष्टाचार, सरकार संपत्ति ले लेती है। आईपीसी में धारा 53 और 61 में, जो अब हट गई है, में इसका जिक्र था। और जुर्माना? जुर्माना धारा 36 जेल के साथ भी लग सकता है या अकेले भी अगर कानून में लिखा हो। और हाँ, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल का नियम अभी भी है। ये आईपीसी धारा 63 से 69 जैसा ही है। अच्छा, एकांत कारावास का क्या? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? उस पर धारा 38 से सख्त पाबंदियां हैं। आईपीसी की धारा 73, 74 की तरह ही कुछ खास मामलों में ही और बहुत सीमित समय के लिए दिया जा सकता है। कुल अवधि 6 महीने तक की सजा पर अधिकतम 1 महीना, 1 साल तक पर 2 महीने और 1 साल से ज्यादा पर 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई बार बार अपराध करे? उसके लिए धारा 39 है। अगर कोई पहले सजा पा चुका है और फिर से वैसा ही या कोई और निर्दिष्ट अपराध करता है, तो अदालत उसे ज्यादा सजा दे सकती है। अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है, उसकी दोगुनी तक भी हो सकती है। बीएनएस ने इसमें साइबर और आर्थिक अपराधों को भी शामिल कर लिया है, जो आईपीसी की धारा 75 से ज्यादा व्यापक है। तो ये था अध्याय 3। मुख्य बातें: 6 तरह की सजाएं, नई सामुदायिक सेवा और आजीवन कारावास का सही मतलब है पूरी जिंदगी। जी। अब आते हैं अध्याय 4 पर। धारा 40 से 46 ये सजा लागू करने के सामान्य नियमों के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। ये बताता है कि सजाएं असल में लागू कैसे होंगी। ये आईपीसी के अध्याय 3 और 4 के कुछ हिस्सों, जैसे धारा 71, 75 से मिलता जुलता है, पर बीएनएस का संस्करण ज्यादा सरल और व्यवहारिक लगता है। इसमें क्या खास है? धारा 40? धारा 40 कहती है कि अगर किसी एक ही काम से 2 या ज्यादा अपराध बन जाते हैं, तो सजा तो हरेक के लिए मिल सकती है, लेकिन जो कुल सजा होगी वो उनमें से सबसे गंभीर वाले अपराध की अधिकतम सजा से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आईपीसी की धारा 71 जैसा ही सिद्धांत है। और अगर जुर्माना ना भरा जाए तो, खासकर तब जब सजा सिर्फ जुर्माने की हो, ये एक बड़ा सवाल रहता है। हाँ, देखिए, अगर जेल और जुर्माना दोनों की सजा है और जुर्माना नहीं भरा, तो उसके बदले जो जेल होगी वो मुख्य जेल की सजा के ऊपर यानी अतिरिक्त होगी। ये धारा 42 में है, आईपीसी की धारा 64 से 70 जैसी बात। लेकिन बीएनएस में धारा 43 में एक बहुत जरूरी अपडेट है। अगर सजा सिर्फ जुर्माने की थी और वो नहीं भरा गया, तो डिफॉल्ट में जेल कितनी होगी ये अब जुर्माने की रकम पर निर्भर करेगा। अगर जुर्माना 1000 रुपए तक है तो 6 महीने से ज्यादा जेल नहीं, अगर 5000 रुपए तक है तो 1 साल से ज्यादा नहीं, और अगर 5000 से ज्यादा है तो 2 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी। अच्छा, तो ये सीमाएं तय कर दी गई हैं। ये आईपीसी से अलग है। हाँ, आईपीसी की धारा 64-67 में नियम थे, पर ये श्रेणियां बीएनएस में ज्यादा स्पष्ट है। ठीक है। और वो सेट ऑफ वाली बात, अगर कोई ट्रायल के दौरान जेल में रहा हो? उसके लिए धारा 44 है। अगर अभियुक्त ने जांच या ट्रायल के दौरान कुछ समय हिरासत में बिताया है, तो वो समय उसकी अंतिम कारावास की सजा में से घटा दिया जाएगा। इसे सेट ऑफ कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे सीआरपीसी की धारा 428 में भी था, पर अब बीएनएस में स्पष्ट रूप से है। और सजा कम करने की शक्ति, कम्यूटेशन? जी, वो धारा 46 में है।
सरकार सजा को कम कर सकती है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकती है, या आजीवन कारावास को 14 साल तक की जेल या जुर्माने में, कठोर कारावास को साधारण कारावास या जुर्माने में, और साधारण कारावास को जुर्माने में। ये सरकार की कार्यकारी शक्ति है। आईपीसी की धारा 55 और 56 में भी ये था। इसमें धारा 41 और 45 भी हैं शायद। हाँ, धारा 41 निरंतर चलने वाले अपराध हो, जैसे रोज अतिक्रमण करना के लिए है, और धारा 45 जब कई लोग मिलकर अपराध करते हैं तो हर एक की सजा कैसे तय होगी उस बारे में है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में अध्याय 3 ने सजाओं के प्रकार बताए, खासकर सामुदायिक सेवा और आजीवन कारावास का अर्थ, और अध्याय 4 ने सजा लागू करने के नियम स्पष्ट किए, जैसे संयुक्त अपराध की सीमा, जुर्माना ना भरने पर नई सीमाएं, सेट ऑफ और सजा कम करने की शक्ति। बिल्कुल, एक से ज्यादा लोग अपराध में शामिल होते हैं, मतलब जॉइंट लायबिलिटी, तो क्या होता है, और साथ ही अटेम्प्ट, एबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी यानी अपराध का प्रयत्न, उकसावा और साजिश पर भी बात करेंगे। ये सब बीएनएस के चैप्टर 5 सेक्शन 47 से 54 और चैप्टर 6 सेक्शन 55 से 62 में दिया गया है। और हाँ, याद दिला दूं, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता पर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज देखते हैं बीएनएस ने इन चीजों को कैसे आसान बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो चैप्टर 5 जो है वो जॉइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त दायित्व से जुड़ा है। इसमें पहली खास धारा है 47 कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय पर। अच्छा, कॉमन इंटेंशन। हाँ, ये आईपीसी की धारा 34 जैसी ही है। मतलब जब कई लोग एक ही इरादे से कोई क्रिमिनल काम करते हैं तो हर एक बंदा ऐसे जिम्मेदार होगा जैसे उसने अकेले ही वो पूरा काम किया हो। इसमें जरूरी है कि कम से कम 2 लोग हों, उनका इरादा एक हो और उन्होंने उस काम में हिस्सा लिया हो, और ये इरादा मौके पर भी बन सकता है। ठीक है, और ये कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य से अलग कैसे है? वो क्या चीज है? हाँ, वो है धारा 149 में। ये आईपीसी की धारा 149 जैसी है। ये लागू होती है अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव पर, मतलब गैरकानूनी भीड़ पर। ओके। अगर ऐसी भीड़ का कोई मेंबर उस भीड़ के कॉमन मकसद को पूरा करने में कोई जुर्म करता है तो भीड़ का हर मेंबर उस जुर्म का दोषी माना जाएगा, भले ही उसने सीधे वो काम ना किया हो। अरे, तो फर्क समझिए, कॉमन इंटेंशन में हर एक की सीधी सहमति, एक इरादा जरूरी है। कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर आप उस गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा हैं तो भी आप फंस सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ भीड़ में होना भी खतरनाक हो सकता है अगर मकसद गलत हो। अच्छा, अब धारा 49। ये मिलती है आईपीसी की धारा 35 और 37 से। अगर एक व्यक्ति का काम दूसरे के काम के साथ मिलकर कोई जुर्म बनता है तो हर कोई उस नतीजे वाले जुर्म के लिए जिम्मेदार होगा, जैसे कि सबने मिलकर किया हो। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए शामिल लोगों के इरादे अलग अलग हों तो? हाँ, ये भी हो सकता है। उसके लिए है धारा 50 जो आईपीसी की धारा 38 जैसी है। अगर अलग अलग लोगों की जानकारी या इरादे का लेवल अलग है तो हर किसी को सजा उसकी अपनी मेंसरिया यानी मन की स्थिति के हिसाब से मिलेगी, सबको बराबर नहीं। यानी हर एक की नियत देखी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण पर। धारा 51, ये क्या है? हाँ, ये आईपीसी की धारा 107 और 108 से जुड़ा है। देखिए, अबेटमेंट या उकसावा तब होता है जब कोई किसी को या तो जुर्म के लिए उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, या साजिश कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, या फिर जानबूझकर मदद करता है, इंटेंशनल एड। मदद काम करके भी हो सकती है या कुछ गलत न करके भी, मतलब अवैध चूक से। और ये जरूरी नहीं कि उकसाने वाला मौके पर हो? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, वो दूर से भी उकसा सकता है। और अगर उकसावे से जुर्म हो गया तो सजा धारा 52 है शायद? एकदम सही। धारा 52 आईपीसी 109 जैसी कहती है कि अगर अबेटमेंट के कारण जुर्म हुआ तो उकसाने वाले को वही सजा मिलेगी जो मेन क्रिमिनल को मिलती है। लेकिन अगर उकसाया पर जुर्म हुआ ही नहीं, मान लीजिए किसी ने भड़काया चोरी के लिए पर चोरी हुई नहीं। हाँ, तो उसके लिए है धारा 53। ये एक्चुअली आईपीसी की धारा 115 और 116 को मिलाकर बनाई गई है। अगर जुर्म हुआ नहीं तो भी उकसाने वाले को सजा मिलेगी, पर कम। कितनी कम? उस जुर्म के लिए जो मैक्सिमम सजा है उसके 1/4 हिस्से तक जेल या फाइन या दोनों। बीएनएस ने यहाँ 2 धाराओं को एक करके थोड़ा सिंपल किया है। ठीक है, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 54। जी, ये आईपीसी की धारा 120A और 120B जैसी है,
जब दो या ज्यादा लोग कोई गैर कानूनी काम करने के लिए या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करने के लिए राजी हो जाते हैं, एग्री करते हैं। सिर्फ राजी होना। हाँ, देखिए, अगर उनका मकसद ही गैर कानूनी है, मतलब जो काम वो करना चाह रहे हैं वो अपने आप में जुर्म है, तो सिर्फ उनका आपस में सहमत होना ही कॉन्स्पिरेसी है, वही अपराध बन गया। अच्छा। लेकिन अगर मकसद अपने आप में गैर कानूनी नहीं है पर तरीका गैर कानूनी है, तो फिर उस सहमति को आगे बढ़ाने के लिए कोई ओवर्ट एक्ट, मतलब कोई कदम उठाना जरूरी है, सिर्फ सहमति काफी नहीं। और सजा? सजा वैसे ही होगी जैसे उकसाने वाले की होती है, मतलब धारा 52 के हिसाब से, अगर कॉन्स्पिरेसी किसी अपराध के लिए है। तो ये था चैप्टर 5। अब चैप्टर 6 पर आते हैं। इसमें भी अटेम्प्ट अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी की बात है, धारा 55 से 62 तक। क्या इसमें कुछ नया है? हाँ, ये चैप्टर इन्हीं चीजों को और थोड़ा खोलता है, जैसे धारा 55 आईपीसी 109 जैसी फिर से अबेटमेंट की सजा बताती है अगर जुर्म हो जाए, मेन अपराधी जितनी। धारा 56 आईपीसी 115-116 जैसी वो केस है जब जुर्म ना हो तो भी सजा है, मैक्सिमम का चौथा तक। ये बातें रिपीट होती हैं थोड़ी। और अगर उकसाया किसी और काम के लिए था पर हो कुछ और गया? हाँ, उसके लिए है धारा 57 जो आईपीसी 111 जैसी है। अगर किया गया काम उकसाए गए काम से अलग है, लेकिन वो उस उकसावे का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, मतलब संभावित नतीजा था, हाँ, तो उकसाने वाला असल में जो जुर्म हुआ है उसके लिए जिम्मेदार होगा। ये संभावित नतीजा तय करना तो कोर्ट के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा, है ना? बिल्कुल, ये फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं धारा 58 पर। ये सरकारी सेवकों के बारे में है। हाँ, क्या खास है इसमें? ये आईपीसी 114 जैसी है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने नीचे काम करने वाले से कोई जुर्म करवाता है, उकसाता है और वो जुर्म हो जाता है, तो सीनियर अफसर पर ऐसी जिम्मेदारी आएगी मानो उसने खुद वो जुर्म किया हो। अच्छा, यानी सीनियर्स की जवाबदेही तय की गई है। फिर धारा 59 अपराध करने के इरादे को छुपाने से जुड़ी है, कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन। जी, आईपीसी 118 जो कोई जुर्म करने का इरादा रखता है पर उस प्लान को अथॉरिटी से छुपाता है, वो सजा का हकदार है अगर जुर्म हो जाता है या उसकी कोशिश की जाती है। धारा 60 फिर से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी 120 AB दोहराती है। और फिर सबसे जरूरी अपराध का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, धारा 61। हाँ, ये बहुत अहम है। धारा 61 आईपीसी 511 जैसी ये कहती है कि जब कोई किसी जुर्म को करने की तरफ कोई कदम उठाता है, कोई एक्ट करता है पर उसे पूरा करने में फेल हो जाता है, तो उसे अटेम्प्ट कहते हैं। इसमें कदम उठाना जरूरी है, सिर्फ सोचना या तैयारी करना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तैयारी यानी प्रिपरेशन से ज्यादा होना चाहिए। ये जुर्म की तरफ एक सीधा कदम, एक डायरेक्ट मूवमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जहर खरीदना तैयारी है, पर जहर किसी के खाने में मिला देना अटेम्प्ट है। समझ गई। और अटेम्प्ट के लिए बीएनएस में सजा क्या है? धारा 62। हाँ, धारा 62 जो आईपीसी 511 जैसी ही है। सजा बताती है जिस जुर्म का अटेम्प्ट किया गया उसकी जो मैक्सिमम सजा है। और बीएनएस में ये आधी वाली लिमिट साफ साफ लिख दी गई है। ये आईपीसी से ज्यादा क्लियर है। तो एग्जाम के लिए याद रखने वाली बातें हुई, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का फर्क, एबेटमेंट के तरीके, उकसाना, साजिश, मदद, कॉन्स्पिरेसी में अग्रीमेंट का रोल और अटेम्प्ट की परिभाषा और उसकी सजा मैक्सिमम की आधी। लगता है बीएनएस ने बिखरे हुए आईपीसी नियमों को एक जगह लाने की अच्छी कोशिश की है। हाँ, कोशिश तो यही है कि चीजें थोड़ी व्यवस्थित और स्पष्ट हों। तो ये थी बीएनएस के तहत जॉइंट लायबिलिटी, एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अध्याय 7 जो राज्य के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है, और दूसरा अध्याय 8 सशस्त्र बलों से संबंधित अपराधों पर। बिल्कुल, ये दोनों ही अध्याय सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इनके जो मुख्य सेक्शंस हैं उनके दंड और जो पुराना कानून था आईपीसी जिस पे हम पहले बात कर ही चुके हैं, उससे क्या बदलाव हुए हैं उसका एक तेज रिवीजन कर लें। तो देखते हैं बीएनएस में क्या नया और क्या अलग है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो अध्याय 7 जिसमें सेक्शंस हैं 63 से 79 तक, ये उन अपराधों की बात करता है जो भारत की सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता के लिए खतरा है। ये आईपीसी का जो पुराना चैप्टर 6 था, सेक्शन 121 से 130, उसकी जगह लेता है। अच्छा। और एक बड़ा बदलाव इसमें भाषा का है। जैसे राजा के खिलाफ युद्ध जैसे पुराने शब्द हटा दिए गए हैं। अब भारत सरकार, संवैधानिक प्राधिकारी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ज्यादा स्पष्ट है। समझ गई। तो पहला सेक्शन 63
ये सीधे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात करता है। ये तो मतलब बहुत गंभीर अपराध हुआ। हाँ, ये आईपीसी सेक्शन 121 जैसा ही है, पर भाषा थोड़ी सरल की गई है। दंड वही है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माना भी। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार को हटाने के लिए हथियार उठाना, बल प्रयोग करना। ठीक है। और सेक्शन 64 ये युद्ध के षड्यंत्र से जुड़ा है। इसमें आईपीसी के 121 ए से क्या अलग है, कुछ है? ज्यादातर तो ये आईबीसी 121 ए जैसा ही है। दंड भी वही है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। पर इसमें युद्ध की कोशिश यानी अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर, इसको भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अच्छा। मतलब सिर्फ षड्यंत्र करना ही अपने आप में अपराध है, भले ही असल में कोई कार्रवाई हुई हो या ना हुई हो। ये महत्वपूर्ण है। फिर आगे सेक्शन 65, ये आईपीसी 122 जैसा युद्ध के लिए हथियार या लोग जमा करना, सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक। सेक्शन 66 जो आईपीसी 123 जैसा है, युद्ध की योजना छिपाने पर है, इसमें 10 साल तक की सजा है। और सेक्शन 67 ये राष्ट्रपति, राज्यपाल या संवैधानिक प्राधिकारी पर हमले से संबंधित है। आपने बताया था ये संवैधानिक प्राधिकारी शब्द नया है। हाँ, बिल्कुल सही। सेक्शन 67 जो आईपीसी 124 जैसा है, में दंड 7 साल तक का है। और इसमें संवैधानिक प्राधिकारी शब्द का जुड़ना एक अहम अपडेट है। ये दिखाता है कि कानून अब सिर्फ टॉप पदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों की सुरक्षा को भी देखता है। अच्छा, अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी काफी चर्चा हुई, सेक्शन 68। क्या ये राजद्रोह है जैसे आईपीसी 124 ए में था? नहीं, यही पर सबसे बड़ा पॉइंट है। जो आईपीसी का सेक्शन 124 ए था, यानी राजद्रोह या सेडिशन, उसे बीएनएस से हटा दिया गया है। हटा दिया गया है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। बीएनएस का सेक्शन 68 राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए अब अध्याय 11 में एक नया सेक्शन है, सेक्शन 150। वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। हाँ, तो परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो सेक्शन 68 राजद्रोह नहीं है। फिर आगे सेक्शंस 69 से 71 हैं, जो मित्र देशों के खिलाफ अपराधों की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 69 आईपीसी 125 जैसा किसी मित्र देश, मतलब जिससे भारत के शांतिपूर्ण संबंध है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने पर आजीवन या 10 साल की सजा देता है। सेक्शन 70 आईपीसी 126 जैसा है, उनके इलाके में लूटपाट करना, मतलब डिप्रेडेशन, इस पर 7 साल तक सजा और संपत्ति जब्ती। और सेक्शन 71 आईपीसी 127 उसी लूटपाट से मिली संपत्ति को रखने पर? हाँ, उस पर भी 7 साल तक की सजा है। ठीक है। और फिर सेक्शन 72, 73, 74 ये युद्धबंदी या राज्यबंदी के भागने से जुड़े हैं, है ना? जी। सेक्शन 72 आईपीसी 128 कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर किसी युद्धबंदी या राज्यबंदी को भागने देता है तो सजा गंभीर है, आजीवन कारावास या 10 साल तक। सेक्शन 73 आईपीसी 129 अगर लापरवाही से भागने देता है तो सजा 3 साल तक है। और अगर कोई भगाने में मदद करे, वो सेक्शन 74? हाँ, सेक्शन 74 आईपीसी 130 में किसी बंदी को भगाने में मदद करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और जो बचे हुए सेक्शंस हैं 75 से 79, उनमें क्या खास है, परिभाषाएं वगैरह? हाँ, उनमें मुख्य रूप से परिभाषाएं और कुछ प्रक्रियात्मक बातें हैं, पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएनएस में अब शायद भारत के बाहर किए गए काम या डिजिटल या साइबर तरीके से किए गए काम जो राज्य के खिलाफ युद्ध में मदद करते हैं, वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है आजकल के समय में। तो परीक्षा के लिए अध्याय 7 से मोटा-मोटा क्या याद रखें? संक्षेप में, सेक्शन 63 से 79 फोकस है भारत की संप्रभुता, एकता, विदेशी संबंध। सबसे बड़ा पॉइंट है राजद्रोह, आईपीसी 124 ए का हटना और उसकी जगह सेक्शन 150 अध्याय 11 में का आना। सेक्शन 67 में संवैधानिक प्राधिकारी का जुड़ना, साइबर अपराधों का संभावित समावेश, और हाँ, सेक्शन 63, 64, 67 और ये राजद्रोह वाला बदलाव, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हुआ अध्याय 7। अब आते हैं अध्याय 8 पर, जो हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित अपराधों की बात करता है। सेक्शंस 80 से 85।
इसका क्या फोकस है? सही। अध्याय 8 का मुख्य उद्देश्य है आर्म्ड फोर्सेस में अनुशासन यानी डिसिप्लिन और निष्ठा यानी लॉयल्टी बनाए रखना। ये काफी हद तक आईपीसी के सेक्शंस 131 से 136 जैसा ही है, पर भाषा थोड़ी आधुनिक और जेंडर न्यूट्रल है। ओके, तो सेक्शन 80 जो आईपीसी 131 जैसा है, ये विद्रोह, म्यूटिनी के लिए उकसाने या सैनिक को कर्तव्य से बहकाने जैसा गंभीर अपराध है। हाँ, बहुत गंभीर। और सजा भी देखिए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। कर्तव्य से बहकाना मतलब सैनिक को उसकी ड्यूटी या लॉयल्टी छोड़ने के लिए मनाना, उकसाना। और अगर सेक्शन 81 आईपीसी 132 के तहत उकसाने के बावजूद विद्रोह न हो, क्या तब भी सजा है? बिल्कुल। देखिए, अगर उकसाने पर विद्रोह हो गया तो सेक्शन 80 लगेगा, लेकिन अगर विद्रोह हुआ नहीं, सिर्फ उकसाया गया था, तो भी सेक्शन 81 के तहत उकसाने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब कोशिश भी दंडनीय है। हाँ, कोशिश भी। फिर सेक्शन 82 आईपीसी 133 है विद्रोह की योजना को छिपाने के बारे में। इसका क्या महत्व है? इसमें 10 साल तक की सजा है। ये सेक्शन जोर देता है कि अगर किसी को पता चले कि सशस्त्र बलों में विद्रोह की कोई योजना बन रही है, तो उसकी सूचना देना जरूरी है। उसे छिपाना अपने आप में एक अपराध है। सेक्शन 83 आईपीसी 136 किसी भगोड़े मतलब डिजर्टर सैनिक की मदद करने पर सजा देता है। इसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह की मदद शामिल है, मतलब छिपाना, खाना देना, भागने में मदद करना, सब कुछ। और सेक्शन 84 आईपीसी 135 ये विद्रोहियों को शरण देने, हार्बरिंग करने पर है, 10 साल तक सजा। सेक्शन 85 आईपीसी 134 के बारे में कुछ खास है क्या? हाँ, सेक्शन 85 काफी महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर या लोक सेवक जिसकी जिम्मेदारी है विद्रोह को दबाने की और वो लापरवाही से उसे रोकने में नाकाम रहता है या रिपोर्ट नहीं करता, तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करता है। अच्छा, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। तो अध्याय 8 के लिए परीक्षा की नजर से क्या खास बातें हैं? सेक्शंस 80 से 85 फोकस सशस्त्र बलों का अनुशासन और निष्ठा। भाषा जेंडर न्यूट्रल। सेक्शन 85 में वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही। परीक्षा के लिए सेक्शन 80 उकसाना, 82 योजना छिपाना, 83 भगोड़े की मदद और खास तौर से सेक्शन 85 अधिकारी की लापरवाही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर बीएनएस के अध्याय 9 जिसमें धारा 86 से 95 है और अध्याय 10 जिसमें धारा 96 से 103 है, इन पर फोकस करेंगे। अच्छा। और जैसा हमने अपनी पिछली बातचीत में भी कहा था, ये धाराएं काफी हद तक मतलब काफी मिलती जुलती हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी के पुराने प्रावधानों से। हाँ, वो तो हमने पहले कवर किया ही था। सही। बीएनएस में बस ये है कि भाषा को थोड़ा और सरल और जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग तटस्थ बनाया गया है। ठीक है, तो फिर अध्याय 9 से ही शुरू करते हैं। ये लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के बारे में है ना? इसका उद्देश्य क्या है असल में? हाँ, अध्याय 9 का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकारी कामकाज है उसमें ईमानदारी बनी रहे, आज्ञाकारिता हो और सबसे जरूरी जवाबदेही तय हो। जैसे इसकी पहली धारा 86 जो आईपीसी की धारा 166 जैसी है, ये कहती है कि अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर कानून तोड़ता है, किस इरादे से? किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ ये नुकसान पहुंचाने का इरादा साबित करना बहुत अहम होता है। अच्छा। और अगर वो किसी को सजा से या उसकी संपत्ति जब्त होने से बचाने के लिए कानून तोड़े, वो धारा 87 है। हाँ, वो धारा 87 है जो आईपीसी की 167 जैसी है। इसमें भी सजा 2 साल तक की ही है। ठीक है। और इसी से मिलती जुलती है धारा 88। ये भी आईपीसी 167 का ही एक हिस्सा थी पहले। ये है गलत सरकारी रिकॉर्ड बनाने या तैयार करने के बारे में। ओहो, रिकॉर्ड में हेरफेर। हाँ, अगर कोई लोक सेवक ऐसा करता है तो सजा 3 साल तक हो सकती है। मकसद साफ है, सरकारी दस्तावेजों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। ये तो जरूरी है। अच्छा, और मान लीजिए कोई लोक सेवक है और उसकी ड्यूटी है किसी अपराधी को पकड़ने की, हाँ। पर वो जानबूझकर ढिलाई बढ़ते हाँ। या पकड़े ही नहीं। हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। वो आता है धारा 89 के तहत, जो आईपीसी की धारा 221 जैसी है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल?
और अगर मामला और गंभीर हो, जैसे मान लीजिए किसी कैदी को अपनी कस्टडी से जानबूझकर भागने दिया। वो तो और भी संगीन है। वो धारा 90 है, आईपीसी की 222 जैसी। अगर कोई लोक सेवक ऐसा जानबूझकर करता है तो सजा सीधे 7 साल तक पहुंच जाती है और जुर्माना भी लगता है। 7 साल, ये तो वाकई गंभीर बात है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैदी उसकी लापरवाही से भाग जाए, जानबूझकर नहीं, बस लापरवाही हुई। हाँ, वो स्थिति अलग है। उसके लिए धारा 91 है, आईपीसी 223 जैसी। अगर लापरवाही से कैदी भाग जाता है तो सजा 2 साल तक की है। इसे जानबूझकर भगाने से कम गंभीर माना जाता है। ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी है। अब आते हैं उन मामलों पर जब आम लोग लोक सेवकों के काम में बाधा डालते हैं। धारा 92 इसी के बारे में है ना? सही पकड़ा। धारा 92 जो आईपीसी 186 जैसी है, कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके सरकारी काम करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर इस रुकावट में कोई मारपीट या हिंसा शामिल हो जाती है तो वो फिर एक अलग अपराध माना जाएगा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बाधा डालने की सजा है। ठीक है। और अगर कोई कानूनन मदद करने के लिए बाध्य हो, जैसे पुलिस कहीं रेड पे गई है और किसी से मदद मांगती है और वो मना कर दे, उसके लिए भी प्रावधान है। वो है धारा 93 आईपीसी 187 जैसी। अगर कोई कानूनी रूप से मदद करने के लिए बाध्य होते हुए भी मदद नहीं करता तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 6 महीने। ठीक है। एक धारा है 94, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, आईपीसी 188 वाली। ये क्या है? हाँ, धारा 94 बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोक सेवक द्वारा जारी किए गए किसी कानूनी आदेश को न मानने के बारे में है। मतलब ऐसा आदेश जिसको न मानने से लोक शांति भंग होने का या कोई खतरा पैदा होने का डर हो। जैसे कोई उदाहरण? सबसे आम उदाहरण है धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन। जब कहीं कर्फ्यू लगा हो या जमावड़ा मना हो और कोई उस आदेश को तोड़े। अच्छा, हाँ, तो इसमें सजा? इसमें 6 महीने तक की सजा है। ये परीक्षा के लिहाज से वाकई बहुत जरूरी धारा है। और इस अध्याय की आखिरी धारा 95, वर्दी के गलत इस्तेमाल वाली। हाँ, धारा 95 जो आईपीसी 171 जैसी है। अगर कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से किसी लोक सेवक की वर्दी पहनता है या उसके जैसा कोई टोकन इस्तेमाल करता है तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अच्छा। तो यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए इस अध्याय 9 से धारा 86, 90, 94 और 95 इन पर खास ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये था अध्याय 9 जो लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के बारे में था। अब आते हैं अध्याय 10 पर। यह लोक सेवकों के कानूनी अधिकार की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी से जुड़े अपराध। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब लोक सेवक कानून के तहत उन्हें मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई आदेश देते हैं, तो ये जरूरी है कि उनके उन आदेशों का पालन किया जाए, उनके अधिकार का सम्मान किया जाए। अध्याय 10 इसी बात को पक्का करता है। अगर लोग सरकारी आदेश ही नहीं मानेंगे तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? बात तो सही है। तो इसमें पहली धारा 96, ये आईपीसी 172 जैसी है। हाँ, ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे समन या वारंट तामील होना है, मतलब उस तक पहुंचाया जाना है, और वो उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, छिप जाता है, तो उसे सजा मिलेगी। हाँ, उसे 1 महीने तक की सजा हो सकती है। और अगर मामला थोड़ा गंभीर किस्म का है तो सजा 6 महीने तक भी जा सकती है। और धारा 97, वो भी कुछ ऐसी है। बिल्कुल, धारा 79 आईपीसी 173 जैसी कहती है कि अगर कोई समन या नोटिस की तामील को रोकता है, मतलब उसे पहुंचने ही नहीं देता, तो उसमें भी सजा वही है, 1 महीने तक, और गंभीर मामलों में 6 महीने तक। अच्छा, और अगर कोई लोक सेवक कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने आया है और कोई उसे रोके तो? उसके लिए है धारा 98 जो आईपीसी 183 जैसी है। ऐसा करने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है। धारा 99 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात भी जोड़ी गई है ना? ये आईपीसी 175 में शायद इतनी स्पष्ट नहीं थी। हाँ, बीएनएस में इसे और स्पष्ट किया गया है। धारा 99 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने को कहा जाए और वो जानबूझकर पेश ना करे तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। ये आज के डिजिटल युग में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। और अगर कोई शपथ लेने से मना कर दे
या बयान देने से? उसके लिए धारा 100 है, आईपीसी 178 जैसी। इसमें भी 6 महीने तक की सजा है। और इसी तरह धारा 101 जो आईपीसी 179 180 जैसी है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए अधिकृत लोक सेवक के सवालों का जवाब देने से इनकार करता है तो भी सजा 6 महीने तक की है। ये धारा 102 भी परीक्षा के लिए काफी जरूरी बताई जाती है। आईपीसी 182 वाली, इसमें क्या खास है? हाँ, धारा 102 ये है लोक सेवक को जानबूझकर गलत सूचना देने के बारे में। अच्छा, किस मकसद से? इस मकसद से कि वो लोक सेवक अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए करें, जैसे किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देना। ओहो, ये तो बहुत गलत इस्तेमाल है। सजा? इसमें सजा 2 साल तक की है और यहाँ भी ये साबित करना जरूरी है कि सूचना देने वाले का इरादा गलत था। वो चाहता था कि लोक सेवक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। समझ गया। और आखिर में धारा 103। धारा 103 जो आईपीसी की धारा 186 और 353 के कुछ हिस्सों जैसी है, ये तब लागू होती है जब कोई लोक सेवक पर हमला करता है या फिर बल का प्रयोग करके उसके कानूनी काम में बाधा डालता है। हमला या बल प्रयोग, ठीक है। इसमें सजा? इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस अध्याय 10 से भी परीक्षा के नजरिए से देखें तो धारा 96, 99, 102 और 103 काफी महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक बात और, बीएनएस में कई जगह जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है और भाषा तो सरल की ही गई है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएस के ये दोनों अध्याय 9 और 10 लोक सेवकों के कर्तव्यों, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों और उनके कानूनी अधिकारों की अवमानना को परिभाषित करते हैं और सजा तय करते हैं। अध्याय 11 जो चुनाव से जुड़े अपराधों के बारे में है, मतलब धारा 104 से 111, और दूसरा है अध्याय 12 जो लोक सेवकों के कानूनी अधिकार की अवमानना से संबंधित है, धारा 112 से 117। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये नए कानून पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी के कुछ हिस्सों की जगह ले रहे हैं। हमने आईपीसी पर तो पहले बात की ही है। बीएनएस का मकसद लगता है कि इन कानूनों को आज के समय के हिसाब से ज्यादा साफ और कारगर बनाना है। सही कहा। और आज हमारा लक्ष्य यही है कि परीक्षा के लिए जो जरूरी धाराएं हैं, उनके मुख्य बिंदु, उनमें क्या सजा है और जो खास बातें हैं, उन्हें जल्दी से, मतलब फटाफट समझ लिया जाए। तो चलिए अध्याय 11 से ही शुरू करते हैं। चुनाव संबंधी अपराध, धारा 104 से 111। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही होगा कि चुनाव निष्पक्ष हो। बिल्कुल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये धाराएं काफी हद तक आईपीसी की धारा 171A से 171I जैसी हैं, पर इनमें परिभाषाएं थोड़ी आधुनिक हैं और भाषा भी जेंडर न्यूट्रल रखने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो पहली धारा है 104 रिश्वत। हाँ, रिश्वत मतलब वोट डालने, न डालने या फिर उम्मीदवारी वापस लेने या न लेने के लिए किसी भी तरह का इनाम देना या लेना। इसमें सजा है 1 साल तक की कैद या जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये सीधे सीधे आईपीसी की धारा 171B की जगह आई है। अच्छा, तो जैसे वोट के लिए पैसे देना या क्या कहते हैं शराब वगैरह बांटना, वो सब इसी में आएगा? हाँ, बिल्कुल। पैसे देना या खाने पीने का लालच देना, ये सब रिश्वत माना जाएगा। फिर आती है धारा 105, अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव मतलब किसी वोटर पर दबाव डालना, धमकी देना या कोई और गलत तरीका इस्तेमाल करना कि वो वोट दे या न दे। जैसे किसी को कहना कि नौकरी चली जाएगी अगर हमें वोट नहीं दिया। इसमें भी सजा वही है, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी की धारा 171C जैसा है। समझ गई। और धारा 106 प्रतिरूपण, ये क्या होता है? प्रतिरूपण का मतलब है किसी और व्यक्ति के नाम पर वोट डालना, वो व्यक्ति जिंदा हो, मर चुका हो या फिर कोई नकली नाम ही क्यों ना हो। जैसे फर्जी वोटर आईडी से वोट डालना। सजा इसमें भी वही है, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 171D की जगह है। और ये याद रखने वाली बात है कि ऐसा करना और इसमें किसी की मदद करना दोनों ही दंडनीय है। ठीक है। फिर है धारा 107, चुनाव के संबंध में झूठा बयान देना। अगर कोई जानबूझकर किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी खबर फैलाए जिससे चुनाव का नतीजा प्रभावित हो, तो उसके लिए सजा है 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी की धारा 171G से मिलती जुलती है। फिर धारा 108 है अवैध भुगतान। अवैध भुगतान
हाँ, मतलब अगर कोई उम्मीदवार की इजाजत के बिना उसके चुनाव प्रचार पर खर्च कर दे तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये आईपीसी 171H जैसा है। और इसी तरह धारा 109 है। अगर उम्मीदवार कानून के मुताबिक अपने चुनावी खर्च का हिसाब किताब ना रखे, इसमें भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना है, जो आईपीसी 171I में था। ये तो हो गई पुरानी आईपीसी से मिलती जुलती धाराएं, लेकिन बीएनएस में कुछ नया भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। 2 नई और महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहली है धारा 110, चुनावों में आधिकारिक पद का दुरुपयोग। अगर कोई सरकारी अफसर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी उम्मीदवार की मदद करे या उसे नुकसान पहुंचाए, तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बीएनएस में एक नया और विस्तृत प्रावधान है। आईपीसी में इतना सीधा जिक्र नहीं था। ये तो काफी अहम है। और दूसरी नई धारा? वो है धारा 111, योग्यता या अयोग्यता के बारे में झूठी घोषणा। मतलब अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अपनी पात्रता के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जैसे मान लीजिए नामांकन पत्र में अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपा लेता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये भी बीएनएस में नया है। तो परीक्षा के लिहाज से देखें तो अध्याय 11 में कुल 8 धाराएं हैं, 104 से 111 तक। इनमें रिश्वत 104, अनुचित प्रभाव 105 और प्रतिरूपण 106 तो हमेशा की तरह महत्वपूर्ण हैं ही, पर इन नई धाराओं 110 और 111 पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही, ये नए प्रावधान खास हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 पर, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना, धारा 112 से 117 तक। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों मतलब लोक सेवकों के कानूनी आदेशों को ना मानने, उनके काम में रुकावट डालने या दखल देने जैसे कामों को दंडित करना। ये आईपीसी की धारा 172 से 190 से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीएनएस में अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल या मैसेज से भेजे गए नोटिस या समन, उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, तो इसमें पहली धारा 112 है लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा। हाँ, अगर कोई लोक सेवक कोई कानूनी आदेश जारी करता है और कोई जानबूझकर उसे नहीं मानता, जिससे कोई बाधा, परेशानी, चोट लगने का खतरा या दंगा होने का डर हो, जैसे कि अगर कहीं धारा 144 लगी हो, कर्फ्यू हो और कोई उसका उल्लंघन करे। बिल्कुल सही उदाहरण। तो ऐसी अवज्ञा पर 6 महीने तक की साधारण कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर उस अवज्ञा से किसी के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों तक हो सकती है। यह आईपीसी की धारा 188 जैसा है, पर जुर्माने की रकम यहाँ बढ़ा दी गई है। ठीक है। और अगर कोई अधिकारी को धमकी दे तो? उसके लिए है धारा 113, लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना, ताकि वो अपना कानूनी कर्तव्य ना निभा पाए। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिख रहा हो और उसे धमकाया जाए। इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये आईपीसी 189 की जगह है। और धारा 114? वो भी धमकी से जुड़ी है? हाँ, वो भी धमकी से जुड़ी है, पर उसमें थोड़ा फर्क है। धारा 114 तब लगती है जब किसी लोक सेवक को इसलिए धमकाया जाए ताकि वो अपने पद का इस्तेमाल करके किसी दूसरे अधिकारी पर असर डाले। जैसे किसी राजस्व अधिकारी को धमकाना कि वो मजिस्ट्रेट से कहकर केस खत्म करवा दे। सजा इसमें भी 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। ये आईपीसी 190 की जगह है। अच्छा, तो 113 है सीधे काम रोकने के लिए धमकी और 114 है किसी और पर प्रभाव डलवाने के लिए धमकी। समझ गए? एकदम सही। इसके बाद है धारा 115, बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। अगर कानूनन जरूरी है कि आप अपने दिए गए बयान पर दस्तखत करें और आप मना कर देते हैं, तो 3 महीने तक की कैद या 2,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और धारा 116? धारा 116 है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश की अवज्ञा। अगर आपको कानूनी तौर पर किसी जगह, किसी समय पर खुद या अपने एजेंट के जरिए हाजिर होने को कहा गया है और आप जानबूझकर नहीं जाते, जैसे अदालत का समन नजरअंदाज करना, तो इसमें 1 महीने तक की कैद या 1,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी 174 जैसा है। और इस अध्याय की आखिरी धारा 117? हाँ, धारा 117 ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये तब लागू होती है जब कानून के तहत कोई सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई हो, जैसे बीएनएसएस के तहत फरार अपराधियों के लिए होती है, और व्यक्ति उस उद्घोषणा में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे में 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
ये आईपीसी की धारा 174A से संबंधित है और बीएनएस में से और स्पष्ट किया गया है। तो अध्याय 12 में ये 6 धाराएं हैं, 112 से 117 तक। परीक्षा के लिए इसमें धारा 112 सरकारी आदेश की अवज्ञा, 113 लोक सेवक को धमकी और खास तौर पर धारा 117 उद्घोषणा के बाद उपस्थित न होना पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 यानी चुनाव संबंधी अपराध धारा 104 से 111 और अध्याय 12 यानी लोक सेवकों के प्राधिकार की अवमानना धारा 112 से 117 की मुख्य धाराओं और बातों को समझा। और इस बात पर भी गौर किया कि बीएनएस में जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जैसे 110, 111 और 117 का महत्व और वो कैसे आईपीसी से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। हाँ, परीक्षा के लिए इन सभी धाराओं को, खासकर जो नई हैं, और उनके दंड को याद रखना बेहद जरूरी है। चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है, ये जो नए प्रावधान लाए गए हैं, खास तौर पर चुनावों में पद के दुरुपयोग को रोकने धारा 110 और झूठी घोषणाओं पर सजा धारा 111 वाले, आपको क्या लगता है ये जमीन पर कितने प्रभावी साबित होंगे? देखिए, ये सवाल तो बहुत जायज है। कानून बनाना एक पहलू है और उनका प्रभावी ढंग से लागू होना दूसरा। ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि ये प्रावधान चुनावी प्रक्रिया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को असल में कितना बढ़ा पाते हैं। इनका व्यवहारिक असर तो भविष्य में ही पता चलेगा। अध्याय 15 और 16 ये यूपीएसआई और दूसरी जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज का फोकस रहेगा अध्याय 15 मतलब जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध और अध्याय 16 यानी यौन अपराध। इसमें हम मुख्य धाराएं, सजाएं और हाँ, बीएनएस में जो नए बदलाव हैं उनको समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये पुराने आईपीसी से कैसे अलग है। याद दिला दें कि आईपीसी पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, वो कवर हो चुका है। तो आज कम समय में मुख्य बातें स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे अध्याय 15 धारा 192 से 215 से शुरू करते हैं। ये मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, और बीएनएस ने इसमें परिभाषाओं को और कह सकते हैं कि स्पष्ट किया है। अच्छा। इसमें सबसे पहले जो दो चीजें हैं, आपराधिक मानववध और हत्या, इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो परीक्षाओं में अक्सर आता है। जी। तो धारा 192 बात करती है आपराधिक मानववध की, मतलब इरादे या जानकारी से मौत कारित करना। जी। पर वो हत्या की परिभाषा में ना आए। ये आईपीसी के धारा 299 जैसा हुआ फिर। बिल्कुल। सजा इसमें 10 साल तक या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। ठीक है। और धारा 193? धारा 193 है हत्या। जब आपराधिक मानववध पूरी तैयारी से, क्रूरता से या कुछ खास हालात में किया जाए। इसमें सजा फिर आजीवन कारावास या दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड, जैसा आईपीसी 300 में था। समझ गई। फिर धारा 194 भी है, खतरनाक हथियारों से हत्या, जैसे बंदूक या विस्फोटक। हाँ, इसमें सजा भी ज्यादा है, 10 से 20 साल या आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आती हैं हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं, 201 से 205 तक। धारा 201 हत्या का प्रयास, यह आईपीसी 307 जैसा है शायद। हाँ बिल्कुल, सजा भी 10 साल तक की है इसमें। और धारा 202 में खतरनाक हथियारों या जहर से प्रयास का जिक्र है। और धारा 203 से 205? ये विशेष व्यक्तियों पर प्रयास के बारे में है, जैसे लोक सेवक, महिला, बच्चे। जी, और परीक्षा के नजरिए से ये बात अहम है कि इरादा क्या था, कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और पीड़ित कौन है, इन पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा। अच्छा, अब लापरवाही से मौत, धारा 206 से 210। हाँ, धारा 206 जो आईपीसी 304A जैसी है, ये तब लगती है जब मौत बिना इरादे के बस जल्दबाजी या लापरवाही से हो जाए। इसमें सजा कम है शायद। हाँ, 2 साल तक या जुर्माना। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत। ठीक है। फिर धारा 207 है खतरनाक काम से मौत, और 208, 210 मेडिकल लापरवाही से। ये बीएनएस में नए अपराध दिख रहे हैं। हाँ, कुछ पहलुओं को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। फिर आखिर में है आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 212 जो आईपीसी 306 जैसी है। और आत्महत्या का प्रयास? वो धारा 213 से 215 में है। प्रयास के लिए जुर्माना या 1 साल तक की सजा और उकसाने पर 10 साल तक। धारा 211 भी है इरादतन जीवन समाप्त करने के मामलों में, जैसे जहर या हमले से। उसमें सजा 10 से 20 साल तक है।
तो अध्याय 15 में यूपीएसआई के लिए धारा 192, 193, 201, 206 और 212 खास है। बिल्कुल। चलिए अब अध्याय 16 पर आते हैं। धारा 216 से 235 ये यौन अपराधों से संबंधित है। हाँ, और ये अध्याय यौन स्वायत्तता और गरिमा की सुरक्षा पर केंद्रित है। बीएनएस ने इसे आईपीसी की धारा 375-509 के मुकाबले ज्यादा कह सकते हैं आधुनिक बनाया है। आधुनिक मतलब इसमें लिंग तटस्थता पर जोर है, टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों पर भी ध्यान दिया गया है, और सहमति, जबरदस्ती, उम्र, ये सब पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धारा 216 बलात्कार से शुरू करते हैं। ये आईपीसी 375 जैसा है? हाँ, बिना सहमति, जबरदस्ती, धमकी या जब पीड़ित सहमति देने में अक्षम हो तब सजा 7 से 20 साल और जुर्माना है। और धारा 217 बलात्कार का प्रयास? जी, इसमें 5 से 10 साल की सजा है। ये आईपीसी 376 जैसा है। फिर धारा 218 गंभीर बलात्कार है। ये किन मामलों में लगती है? जैसे अगर अपराधी कोई लोक सेवक, पुलिस या शिक्षक हो, या फिर अगर पीड़ित को गंभीर चोट आई हो। इसमें सजा बहुत सख्त है, 10 से 20 साल या आजीवन कारावास और जुर्माना भी। ये आईपीसी 376(2) जैसा मान सकते हैं। हाँ, ये छेड़छाड़, ये आईपीसी 354 जैसा है, सजा 3 से 7 साल तक है। इसके बाद उत्पीड़न, ताक-झांक और पीछा करना आता है, धारा 221 से 225। जी, धारा 221 यौन उत्पीड़न है, शारीरिक, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आईपीसी 354A था, सजा 3 साल तक। और 222 ताक-झांक यानी वॉयरिज्म, और 223 पीछा करना यानी स्टॉकिंग। हाँ, आईपीसी 354C और 354D जैसे, इनमें भी 3 साल तक की सजा है। और खास बात, बीएनएस में साइबर यौन शोषण मतलब ऑनलाइन उत्पीड़न या रिवेंज पॉर्न, इस पर धारा 224, 225 में अलग से ध्यान दिया है, सजा 3 से 5 साल तक। ये जरूरी है। अच्छा, बाल यौन अपराध, धारा 226 से 230। ये बहुत गंभीर माने गए हैं। धारा 226, जो आईपीसी 376(3) जैसी है, वो 16 साल से कम उम्र के बच्चे के यौन शोषण पर है। सजा कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, और जुर्माना तो अनिवार्य है ही। हाँ, ये बहुत सख्त है। फिर धारा 227 बाल पोर्नोग्राफी पर है, और 228 से 230 गंभीर बाल अपराधों पर, जैसे बार-बार अपराध करना, बल का प्रयोग या ऑनलाइन ग्रूमिंग। परीक्षा के लिए ये याद रखना होगा कि उम्र, सहमति है या नहीं और बल प्रयोग हुआ या नहीं, ये सब अपराध को तय करने में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आखिर में कुछ विशेष अपराध हैं। धारा 231 से 235। इसमें धारा 231 वैवाहिक यौन हिंसा पर है। ये बीएनएस का नया प्रावधान है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। शादी के अंदर बिना सहमति के यौन संबंध को अपराध मानता है। सजा 3 से 7 साल तक है। ठीक है। और धारा 232 आदतन अपराधियों के लिए सजा बढ़ाने की बात करती है। जी। और 233 से 235 अश्लील प्रदर्शन या सार्वजनिक यौन कार्यों से जुड़े हैं, जैसे आईपीसी 292 में 294 में था। तो कुल मिलाकर बीएनएस का अध्याय 16 डिजिटल अपराधों, लिंग तटस्थ भाषा और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर ज्यादा सख्त लगता है। हाँ, रवैया काफी सख्त है, और यूपीएसआई के लिए धारा 216, 217, 218 और खासकर 226 से 230 तक बहुत जरूरी हैं। तो ये थी बीएनएस 2023 के अध्याय 15 और 16 की एक संक्षिप्त परीक्षा केंद्रित चर्चा। हाँ, उम्मीदवारों के लिए परिभाषाओं, सजाओं, मुख्य अंतरों और बीएनएस में हुए बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खास तौर पर हत्या बनाम आपराधिक मानववध और अलग-अलग यौन अपराधों के बीच का फर्क। जी, और सहमति व उम्र जैसे कारकों पर भी ध्यान देना होगा। अध्याय 17 और 18। हाँ बिल्कुल, इसमें हम संपत्ति के खिलाफ अपराध और फिर दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से जुड़े अपराधों को समझेंगे। और ये चर्चा, जैसे हमने पहले भी कहा है, यूपीएसआई और बाकी स्टेट लेवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि बीएनएस इन अपराधों को आप कह सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से देखता है। डिजिटल संपत्ति, डिजिटल दस्तावेज, ये सब अब इसमें शामिल है। ये काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और हाँ, हम साथ साथ आईपीसी की जो मिलती जुलती धाराएं हैं उनका जिक्र भी करते चलेंगे। वैसे भी आईपीसी पर तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। हाँ, वो तो कवर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 17 से। ये संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में है, धारा 336 से 260 तक। अच्छा,
तो ये अध्याय क्या करता है? गलत काम है संपत्ति के खिलाफ, जैसे चोरी, उद्यापन मतलब जबरदस्ती वसूली, लूट, डकैती, फिर रिश्ती यानी नुकसान पहुंचाना और आपराधिक अत्याचार, इन सब के लिए सजा बताता है। असल में ये आईपीसी की धारा 378 से 406 का कह सकते हैं एक अपडेटेड सुव्यवस्थित रूप है। डिजिटल संपत्ति को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चोरी की बात करते हैं, थेफ्ट। हाँ, धारा 236 ये कहती है कि बिना सहमति बेईमानी से किसी की चल संपत्ति लेना चोरी है। सजा 3 साल तक जेल या जुर्माना या फिर दोनों भी। ये आईपीसी 378 जैसा ही है। अच्छा, और उसमें वो नौकर या क्लर्क वाली चोरी का क्या है? हाँ, वो धारा 237 में है। अगर कोई सेवक, लिपिक या लोक सेवक मतलब जो विश्वास के पद पर है, वो चोरी करता है तो सजा ज्यादा है, 5 साल तक या जुर्माना। ये आईपीसी 380 जैसा है। और घर में चोरी? वो धारा 238 है। निवास गृह या ऐसी जगह जहां व्यक्ति या संपत्ति रहती है, वहां से चोरी। इसमें सजा और ज्यादा, 7 साल तक या जुर्माना हो सकता है। ये आईपीसी 379 से 381 वाले प्रावधानों को कवर करता है। और आजकल वो जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता है, डिजिटल चोरी, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए धारा 239 से 242 है। ये खास तौर पर धोखाधड़ी या डिजिटल तरीकों से की गई चोरी के लिए है। सजा चोरी के तरीके पर निर्भर करती है, पर 7 साल तक जा सकती है। ये जरूरी है। बहुत जरूरी। और परीक्षा में अक्सर चोरी, लूट और डकैती में फर्क पूछा जाता है। ये समझना बहुत अहम है। सही कहा। तो चलिए अब लूट और डकैती पर आते हैं। क्या फर्क है इनमें? देखिए, धारा 243 लूट यानी रॉबरी को बताती है। इसमें चोरी करते समय या उसके तुरंत पहले या बाद में बल का प्रयोग या धमकी दी जाती है, मतलब जोर जबरदस्ती शामिल है। अच्छा, सजा कितनी है इसमें? इसमें सजा 3 से 10 साल तक या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी 390 के जैसा है। और डकैती? डकैती है धारा 244। अगर वही लूट वाला काम 5 या उससे ज्यादा लोग मिलके करते हैं तो वो डकैती बन जाती है। ओह अच्छा, संख्या का फर्क है। हाँ, मुख्य फर्क अपराधियों की संख्या है, 5 या ज्यादा, और इसमें सजा भी गंभीर है, 7 से 15 साल तक की जेल और जुर्माना। ये आईपीसी 391 से 395 वाले अपराध कवर करती है। और अगर हथियार भी हो उनका पास? तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। धारा 245 से 250 घातक हथियारों के साथ लूट या डकैती के बारे में है। यहाँ सजा 10 साल से 20 साल तक और कुछ गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। बाप रे, काफी गंभीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन। हाँ, धारा 251 ये है किसी को जानबूझकर डरा धमकाकर, मतलब डर पैदा करके संपत्ति हासिल करना। इसकी सजा 5 साल तक या जुर्माना या दोनों है। ये आईपीसी 384 जैसा है। और वो आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन? वो है धारा 252। मतलब अगर किसी को कोई संपत्ति सौंपी गई है भरोसे पर और वो उसका बेईमानी से इस्तेमाल कर लेता है अपने लिए, सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 403 वाला मामला है। ठीक है, फिर आपराधिक विश्वासघात और छल भी है? बिल्कुल। धारा 253 से 255 आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और छल, चीटिंग से जुड़ी हैं। मतलब भरोसे को तोड़ना या धोखा देना। इनमें सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 से 7 साल तक या जुर्माना हो सकती हैं। ये आईपीसी 405 से 420 वाले हिस्से को कवर करती हैं। अच्छा, और आखिरी में है रिश्ती, मिसचीफ। हाँ, रिश्ती मतलब नुकसान पहुंचाना। धारा 256 कहती है कि जानबूझकर किसी की संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना रिश्ती है। सजा 2 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 425 है। और अगर आग लगा दी या कोई विस्फोट कर दिया? तो वो ज्यादा गंभीर है। धारा 257 उसके लिए है। अगर आग या विस्फोट से ऐसा नुकसान किया जिससे जीवन या संपत्ति को खतरा हो, तो सजा 3 से 10 साल तक और जुर्माना भी। ये आईपीसी 436 जैसा है। और डिजिटल संपत्ति का नुकसान? हाँ, वो भी कवर्ड है। धारा 258 से 260 डिजिटल या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में है, जैसे कंप्यूटर, सर्वर या कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सजा 2 से 7 साल तक या जुर्माना हो सकता है।
इसमें इरादा, संपत्ति कैसी है और नुकसान कैसे पहुंचाया गया, ये सब देखा जाता है। तो कुल मिलाकर अध्याय 17 में डिजिटल चोरी शामिल है, सजाओं को थोड़ा और तर्कसंगत किया गया है और चोरी, लूट, डकैती के बीच का फर्क साफ है। यूपीएसआई के लिए कौन सी धाराएं खास ध्यान देने लायक हैं? देखिए, धारा 236 चोरी, 243 लूट, 244 डकैती, 251 उद्यापन, 256 रिश्ती और 257 आग वगैरह से रिश्ती, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं अध्याय 18 पर, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, धारा 261 से 287। हाँ, ये अध्याय दस्तावेजों, संपत्ति चिन्हों जैसे ट्रेडमार्क और रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता, मतलब उनकी असलियत से छेड़छाड़ के अपराधों को देखता है। ये आईपीसी की धारा 463 से 477 ए का, आप कह सकती हैं, मॉडर्न डिजिटल फ्रेंडली वर्जन है। शुरुआत करते हैं कूट रचना यानी फॉर्जरी से। बिल्कुल, धारा 261 है कूट रचना। इसका मतलब है कोई कानूनी नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज बनाना या उसमें हेरफेर करना। सजा 2 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 463 है। और अगर वो दस्तावेज सरकारी या कानूनी हो तो वो ज्यादा गंभीर अपराध है। धारा 262 कानूनी या आधिकारिक दस्तावेजों की कूट रचना के लिए है, जैसे कोई सरकारी रिकॉर्ड या कोर्ट का दस्तावेज। इसमें सजा 3 से 7 साल तक या जुर्माना है। ये आईपीसी 464 के जैसा है। और खातों में गड़बड़ी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो धारा 263 है। खातों या रिकॉर्ड्स में बेईमानी से बदलाव करना, सजा 3 साल तक या जुर्माना। ये आईपीसी 477 के तहत आता था। आजकल तो सब डिजिटल है, ईमेल, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी जालसाजी। हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। धारा 264 से 270 खास तौर पर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कूट रचना को कवर करती हैं, जैसे नकली ईमेल भेजना, डिजिटल सिग्नेचर कॉपी करना वगैरह। सजा 2 से 5 साल तक या जुर्माना हो सकती है। इसमें भी इरादा, दस्तावेज कैसा है और उसका कानूनी असर क्या होगा, ये सब देखा जाता है। अच्छा, अब एक और शब्द आता है, कूटकरण यानी काउंटरफिटिंग। ये कूट रचना फॉर्जरी से अलग कैसे है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो कूट रचना का मतलब है एक नया नकली दस्तावेज बनाना, जैसे किसी की झूठी वसीयत बनाना, जबकि कूटकरण का मतलब है किसी पहले से मौजूद चीज की हूबहू नकल बनाना, जैसे नकली नोट छापना या किसी ब्रांड का नकली लेबल बनाना। अच्छा, नकल बनाना, समझ गया। हाँ, तो धारा 271 संपत्ति चिन्हों या लेबलों के कूटकरण के बारे में है, मतलब ट्रेडमार्क या ब्रांड लेबल की नकल करना। सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 477 ए के दायरे में आता था। और सरकारी मोहरें? वो धारा 272 है। सरकारी मोहरों, स्टैम्प्स वगैरह का कूटकरण जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनकी जालसाजी पर सजा 3 से 7 साल तक या जुर्माना है। ये आईपीसी 467 जैसा है। और अगर कोई ये नकली चीजों को बेचे या इस्तेमाल करे? हाँ, उसके लिए भी सजा है। धारा 273 से 278 नकली चिन्हों या दस्तावेजों को बेचने या इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। सजा 2 से 7 साल तक हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इरादा क्या था और कितना नुकसान हुआ। परीक्षा में कूट रचना और कूटकरण का अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अध्याय के आखिर में आते हैं, दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी। बिल्कुल, धारा 279 है कपटपूर्ण चेक, बिल वगैरह के बारे में, मतलब फायदा उठाने के लिए जाली फाइनेंशियल दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। सजा 3 से 5 साल तक या जुर्माना। ये आईपीसी 467 से 471 वाले अपराधों जैसा है। और डिजिटल फ्रॉड जैसे फिशिंग? हाँ, बहुत अहम है आजकल। धारा 280 से 284 खासतौर पर डिजिटल या ऑनलाइन कूटरचना और कपट से संबंधित है। इसमें फिशिंग, नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बनाना, ऑनलाइन पहचान चुराना, ये सब आता है। सजा 2 से 7 साल तक या जुर्माना हो सकती है। और अगर झूठे दस्तावेजों से कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डाली जाए? उसके लिए धारा 285 से 287 है। झूठे दस्तावेजों से कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालना, मतलब न्याय में रुकावट पैदा करना। इसमें सजा 2 से 5 साल तक या जुर्माना। तो संक्षेप में अध्याय 18 डिजिटल दस्तावेजों और साइबर धोखाधड़ी को बहुत स्पष्ट रूप से शामिल करता है और सजाओं को भी एकीकृत किया गया है।
यूपीएसआई के लिए इसमें कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण हैं? इसमें धारा 261 कूटरचना, 262 कानूनी दस्तावेजों की कूटरचना, 271 संपत्ति चिन्हों का कूटरचना, 272 सरकारी मोहरों का कूटरचना, 279 कपट फोन चेक बिल और हाँ, ये डिजिटल वाली धाराएं 280 से 284 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अध्याय 19 जो सेवा संविदा के आपराधिक उल्लंघन से जुड़ा है और अध्याय 20 जो विवाह संबंधी अपराधों पर है, इनको समझेंगे। हाँ, और बीएनएस में भाषा थोड़ी साफ की गई है, सजाएं भी स्पष्ट हैं। तो चलिए फिर इन नए कानूनों को थोड़ा आसान बनाते हैं, खासकर परीक्षा के नजरिए से। शुरुआत करते हैं अध्याय 19 से। इसमें धारा 288 से 296 है ना? ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में है। हाँ, पर इसमें एक पेच है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं है, ये आपराधिक उल्लंघन है। मतलब इसमें बेईमानी का इरादा, एक तरह का आपराधिक मन शामिल होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। अच्छा, तो ये सिविल केस से अलग है, इसमें क्रिमिनल इंटेंट जरूरी है। बिल्कुल, यही इसे आईपीसी की धारा 405, 409 और 415, 420 जैसा बनाता है, पर बीएनएस में इसे और खोलकर बताया गया है। तो अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए जानबूझकर बेईमानी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसके लिए है धारा 288 डिसऑनेस्ट ब्रीच बाय एम्प्लॉय। इसमें सजा 3 साल तक हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। ये कुछ पुरानी आईपीसी 405 जैसी ही है। और अगर नुकसान बड़ा हो, मतलब पैसों का भारी नुकसान हो जाए तो? हाँ, तो मामला गंभीर हो जाता है। तब लगती है धारा 289 एग्रेवेटेड ब्रीच कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस। इसमें सजा बढ़ जाती है 3 से 7 साल तक या जुर्माना। एग्रेवेटेड मतलब बढ़ा हुआ या गंभीर, ये आईपीसी 406 के करीब है। और मान लीजिए वो कर्मचारी किसी भरोसे वाली पोजीशन पर हो, जैसे कोई सरकारी अफसर या बैंक कर्मचारी। उसके लिए है धारा 290 ब्रीच इन पब्लिक ऑफिस या पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ क्योंकि विश्वास तोड़ा गया है तो इसे और गंभीर माना गया है। सजा है 5 से 10 साल तक या जुर्माना। ये आईपीसी 409 के प्रावधान को कवर करता है। परीक्षा के लिए ये तीनों धाराएं 288, 289, 290 बहुत अहम है। इनमें फर्क समझना होगा, इरादा क्या था, नुकसान कितना हुआ और क्या कोई भरोसे का पद था। अच्छा, ये तो हुई कर्मचारियों की बात। ठेकेदारों या एजेंट्स पर भी ये लागू होता है क्या? हाँ बिल्कुल, धारा 291 इसी के लिए है, ब्रीच बाय कॉन्ट्रैक्टर एजेंट। अगर इरादा बेईमानी का है, इसमें सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 417 जैसा है। और अगर कोई झूठे वादे करके कॉन्ट्रैक्ट ले ले? उसके लिए है धारा 292 फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब धोखे से अनुबंध हासिल करना। यहाँ सजा 3 से 7 साल या जुर्माना है। ये आईपीसी 418 जैसा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से किसी तीसरे पक्ष को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में सीधे शामिल नहीं है, या आम जनता को नुकसान हो जाए? हाँ, उसके लिए धारा 293 है, ब्रीच इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी लॉस। इसमें सजा 5 से 7 साल या जुर्माना है। इसके बाद आती है धारा 294 से 296। ये उन लोगों के लिए है जो बार बार ऐसा अपराध करते हैं या जिनके उल्लंघन से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इन गंभीर मामलों में सजा 10 साल तक भी जा सकती है। यूपीएसआई परीक्षा में ये कर्मचारी बनाम ठेकेदार वाले सवाल अक्सर देखे जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 19 यानी धारा 288 से 296 में कुल 9 धाराएं हैं। और बीएनएस में नई बात क्या है? साफ परिभाषाएं, ठेकेदारों का शामिल करना और भरोसे वाले पदों के लिए अलग सजा। बिल्कुल सही। अब आते हैं अध्याय 20 पर, धारा 297 से 304। ये विवाह संबंधी अपराधों से जुड़ा है। ये भी आईपीसी की धारा 494 से 498 वाले प्रावधानों को ही आज के समय के हिसाब से अपडेट करता है। इसमें क्या खास ध्यान देने वाली बातें हैं? 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो इसे काफी हद तक जेंडर न्यूट्रल यानी लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने की कोशिश की गई है, और दूसरा सहमति यानी कंसेंट पर बहुत जोर है और इसे आज के सामाजिक माहौल के हिसाब से ढाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइगेमी की, मतलब द्विविवाह। हाँ, धारा 297 बाइगेमी यानी पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेना। सजा वही है, 7 साल तक की कैद और जुर्माना। ये आईपीसी 494 जैसा ही है। लेकिन अगर कोई पहली शादी छुपाकर या धोखा देकर दूसरी शादी करे तो तब लगती है धारा 298 कंसीलमेंट और फ्रॉड, धोखा। इसमें सजा कम है, 3 साल तक या जुर्माना या दोनों।
ये आईपीसी 495 जैसा है। और अगर कोई जानबूझकर मतलब उसे पता है कि कानूनी रोक है फिर भी या जबरदस्ती दूसरा विवाह कर ले? वो आएगा धारा 299 में, एग्रीवेटेड बाइगैमी, गंभीर द्विविवाह। इसमें सजा फिर ज्यादा है, 7 से 10 साल और जुर्माना। परीक्षा के लिए 297 और 298 का अंतर समझना जरूरी है। छुपाना और इरादा। ठीक है, अब क्रूरता मतलब क्रूअल्टी के बारे में क्या है? धारा 300 क्रूअल्टी बाय स्पाउस। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह की क्रूरता शामिल है। सजा 5 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 498A जैसा है, जो काफी चर्चित धारा रही है। और अगर कोई अपने जीवन साथी को छोड़ दे बिना वजह? उसके लिए है धारा 301 डिजर्शन या निग्लेक्ट, परित्याग या उपेक्षा, बिना सही कारण या सहमति के छोड़ देना। सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 498 जैसा है। इसके अलावा अगर कोई जबरदस्ती अलग करे या पति पत्नी के अधिकारों से वंचित करे? हाँ, उसके लिए धारा 302 है फोर्स्ड सेपरेशन या डिनायल ऑफ मैरिटल राइट्स। अगर बल, धमकी या जबरदस्ती का इस्तेमाल हो, सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। और आपने सहमति की बात की थी, बीएनएस में विवाह के अंदर सहमति का उल्लंघन, ये तो काफी अहम लगता है। बिल्कुल। धारा 303 मैरिटल कंसेंट वायोलेशन, ये बीएनएस का एक बड़ा आधुनिकीकरण है। ये शादी के अंदर भी बिना सहमति के यौन संबंध को अपराध मानता है। सजा 3 से 5 साल या जुर्माना है। ये आईपीसी में इतना स्पष्ट नहीं था। ये दिखाता है कि कानून अब व्यक्तिगत स्वायत्तता को ज्यादा महत्व दे रहा है। समझ गया। और आखिर में किसी शादीशुदा व्यक्ति को बहकाना या भगा ले जाना, वो है धारा 304 इंटाइसिंग और टेकिंग अवे अ मैरिड पर्सन। सजा 5 साल तक या जुर्माना। ये पुराने आईपीसी 497 जैसा है, पर जैसा मैंने कहा, इसे अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ पुरुषों पर लगता था। अच्छा, तो अध्याय 20 धारा 297 से 304 में कुल 8 धाराएं हैं और मुख्य बातें हुई जेंडर न्यूट्रलिटी, क्रूरता और सहमति की नई परिभाषाएं। जी, यूपीएसआई के लिए कौन सी धाराएं ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी इसमें? मेरे ख्याल से धारा 297 बाइगैमी, 300 क्रूरता, 301 परित्याग और 304 बहकाना, इन पर खास ध्यान देना चाहिए। इनके बीच के फर्क अक्सर पूछे जाते हैं। सही, ये दोनों अध्याय दिखाते हैं कि कानून कैसे बदल रहा है, बिजनेस में ईमानदारी और निजी रिश्तों में बदलते मूल्यों को लेकर, प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन और धर्म यानी रिलीजन से जुड़े अपराधों पर। हाँ, ये विषय यूपीएसआई और दूसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। आपको याद दिला दे, हमने पहले आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता पर विस्तार से बात की है, तो आज हम देखेंगे कि बीएनएस 2023 में इन अपराधों के लिए क्या नए सेक्शंस हैं और उनकी आईपीसी से तुलना भी करेंगे। ये प्रावधान दरअसल व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अहम है, खासकर आज के डिजिटल युग में। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 21 से, प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपराध, मतलब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप्यूटेशन। ये सेक्शंस 305 से 314 तक हैं। जी। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी व्यक्ति के सम्मान, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना। ये काफी हद तक आईपीसी की धारा 499 से 502 जैसा ही लगता है ना? हाँ, आधार वही है, लेकिन इसमें डिजिटल और सोशल मीडिया के पहलुओं को, मतलब आज की जरूरतों को देखते हुए जोड़ा गया है। अच्छा, तो इस चैप्टर के मुख्य बिंदु क्या हुए फिर? देखिए, मुख्य बातें हैं शब्दों से, लिखित सामग्री से या फिर डिजिटल माध्यमों से मानहानि यानी डिफेमेशन। फिर है सार्वजनिक अपमान से सुरक्षा, और सार्वजनिक अपमान और मानहानि के बीच का जो फर्क है वो भी स्पष्ट किया गया है। और इसमें वो ऑनलाइन वाला मामला भी है? जी हाँ, साइबर या ऑनलाइन मानहानि को भी इसमें खास तौर पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 305 यह है सामान्य मानहानि। हाँ, जनरल डिफेमेशन, मतलब शब्दों, संकेतों या इशारों से जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। और सजा? सजा इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी के सेक्शन 499 के जैसा है। अगला है सेक्शन 306 लोक सेवकों की मानहानि, डेफेमेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। जी, किसी लोक सेवक की उसके सरकारी काम के संबंध में मानहानि करना। इसमें सजा थोड़ी ज्यादा है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
इसका आईपीसी रेफरेंस है सेक्शन 500। फिर सेक्शन 307 अपवाद या मौखिक मानहानि, जिसे स्लैंडर कहते हैं। हाँ, मतलब बोले गए शब्दों या हावभाव से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इसमें सजा 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। और सेक्शन 308 है अपमान लेख या लिखित मानहानि, लाइबल। बिल्कुल, लिखित, मुद्रित या डिजिटल सामग्री से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इसमें सजा वापस 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। 307 और 308 दोनों का आईपीसी रेफरेंस सेक्शन 500 ही है। तो परीक्षा के लिए ये स्लैंडर और लाइबल का फर्क समझना जरूरी है। जी हाँ, मौखिक और लिखित डिजिटल का अंतर और उनकी सजा का अंतर भी महत्वपूर्ण है। और ये सेक्शन 309 काफी अहम लग रहा है, ऑनलाइन या डिजिटल मानहानि। हाँ, ये बीएनएस का एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण है। सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग या वेबसाइट का इस्तेमाल करके किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। सजा भी ज्यादा है इसमें। हाँ, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ठीक है, आगे सेक्शन 310 है झूठी सूचना या अफवाह प्रकाशित करना। जी, अगर इरादा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का है और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना है। ये कुछ हद तक आईपीसी 505 से जुड़ता है। फिर सेक्शन 311, 312 समूहों या समुदायों के अपमान से जुड़े हैं। हाँ, किसी समूह, जाति, धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर सार्वजनिक अपमान या मानहानि करना। इसमें सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसका आईपीसी रेफरेंस सेक्शन 505 है। और आखिर में सेक्शन 313 और 314 ये गंभीर मानहानि के मामले हैं। जी, सेक्शन 313 है बार बार मानहानि करना, जिसमें 3 से 5 साल की सजा है। और सेक्शन 314 है ऐसी मानहानि जिससे सार्वजनिक अव्यवस्था यानी पब्लिक डिसऑर्डर फैले। इसमें सजा और ज्यादा 5 से 7 साल तक है। सेक्शन 314 कुछ हद तक आईपीसी 15A जैसा है। तो परीक्षा के लिए क्या खास ध्यान में रखना चाहिए इस चैप्टर से? देखिए, अपराध का तरीका क्या है, मौखिक, लिखित या डिजिटल? निशाना कौन है, व्यक्ति, लोकसेवक या समूह? और उसका सार्वजनिक प्रभाव क्या है? बीएनएस के नए प्रावधान जैसे डिजिटल मानहानि और गंभीर अपराधों के लिए बड़ी सजा, ये जरूर याद रखें। यूपीएसआई के लिए सेक्शंस 305, 306, 309, 311 और 314 अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 22 पर, धर्म से संबंधित अपराध, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, सेक्शंस 315 से 327 तक। जी, इसका उद्देश्य है धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सद्भाव को बचाना। ये भी आईपीसी की कुछ धाराओं जैसा है, जैसे 295 से 298 और 153A, 153B। हाँ, काफी समानताएं हैं, लेकिन यहाँ भी डिजिटल कम्युनिकेशन माध्यमों को ध्यान में रखा गया है, जो एक अहम अपडेट है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु हैं धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा, समुदायों के बीच दुश्मनी रोकना, हेट स्पीच पर लगाम, धार्मिक स्थलों के अपमान या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा, और हाँ, डिजिटल या ऑनलाइन अपराधों को शामिल करना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 315 धार्मिक स्थलों या वस्तुओं को क्षति या अपवित्र करना। हाँ, जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या किसी भी पूज्य वस्तु को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। इसमें सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। ये आईपीसी 295 जैसा है। सेक्शन 316 ये धार्मिक समारोहों के अपमान या उनमें बाधा डालने से जुड़ा है, जैसे किसी पूजा या अनुष्ठान में जानबूझकर अपमान करना या रुकावट डालना। सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना। ये आईपीसी 296 के समान है। और सेक्शन 317 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य। जी, इंटेंशनल एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, शब्दों, संकेतों या कामों से। इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी 295A जैसा है, एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन। फिर सेक्शन 318, 319 डिजिटल मीडिया के जरिए अपवित्रीकरण की बात करते हैं। हाँ, ऑनलाइन या प्रिंट में धर्म को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करना। इसमें सजा 2 से 5 साल की कैद या जुर्माना है। सेक्शन 320 भी बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, घृणास्पद भाषण या हिंसा के लिए उकसाना, हेट स्पीच। बिल्कुल, ऐसे शब्द, प्रकाशन या कार्य जिनसे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना हो, सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। इसका आईपीसी रेफरेंस है 153A। सेक्शन 321
धर्म के नाम पर उत्पीड़न या जबरदस्ती, ये नया है। हाँ, ये बीएनएस में स्पष्ट रूप से है। धमकी देकर या डराकर दूसरों को कोई धर्म अपनाने या छोड़ने के लिए मजबूर करना। सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना। और सेक्शन 322, ये और भी गंभीर अपराध लगता है। जी, एग्रेवेटेड ऑफेंस लीडिंग टू पब्लिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसा हेट स्पीच या कार्य जिससे दंगे या बड़े पैमाने पर अशांति फैल जाए। सजा काफी कड़ी है, 5 से 7 साल की कैद या जुर्माना। ये भी आईपीसी 153A से संबंधित गंभीर रूप है। सेक्शन 323-24 फिर से डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। हाँ, डिजिटल या ऑनलाइन हेट फैलाना, धर्म का दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया, ब्लॉग, मास मैसेजिंग के जरिए धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाना। सजा 3 से 5 साल की कैद या जुर्माना। ये भी बीएनएस के नए प्रावधान हैं। अच्छा, और सेक्शन 325 है बार बार या आदतन अपराध करने वालों के लिए। जी, रिपीट और हैबिचुअल ऑफेंसेस। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे अपराध करता है, सजा 3 से 7 साल की कैद या जुर्माना। सेक्शन 326 पादरियों या धार्मिक नेताओं को धमकी देने से संबंधित है। हाँ, पुजारी, इमाम, भिक्षु या अन्य धार्मिक नेताओं को उनके पद के संबंध में धमकी देना। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना है। और आखिर में सेक्शन 327, ये आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री का प्रकाशन या वितरण है, चाहे वो भौतिक रूप में हो या डिजिटल। सजा 3 से 5 साल की कैद या जुर्माना। ये भी आईपीसी 295A से जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर से परीक्षा के लिए क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? देखिए, अपराध का इरादा क्या है, उसका सार्वजनिक प्रभाव कितना है, माध्यम क्या है खासकर डिजिटल, और सजा कितनी है, इन पर ध्यान दें। बीएनएस के जो नए पहलू हैं जैसे डिजिटल अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल करना और बार बार या गंभीर अपराधों के लिए सजा बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई के लिए सेक्शन 315, 317, 320, 322, 323, 324 और 327 विशेष रूप से जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें, बीएनएस 2023 प्रतिष्ठा और धार्मिक सद्भाव की रक्षा के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाँ, और इसमें डिजिटल युग की चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है जो आज के समय की मांग थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अपराधों के प्रकार, उनके पीछे का इरादा, माध्यम, विशेषकर डिजिटल और निर्धारित सजा के बीच के अंतर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 23 जो चुनावों से जुड़े अपराधों पर हैं और अध्याय 24 जो सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों से जुड़ा है। और ये यूपीएसआई और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले की चर्चाओं में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को समझा था, आज हम देखेंगे कि बीएनएस 2023 में इन्हीं विषयों को कैसे नए तरीके से ढाला गया है। हाँ, खास तौर पर चुनावों की निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस के साथ। सही कहा। तो चलिए सीधे उन धाराओं पर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। शुरू करते हैं अध्याय 23 से। हाँ, चुनावों से संबंधित अपराध, धारा 328 से 337 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। बिल्कुल, इसमें रिश्वतखोरी, दबाव डालने या गलत पहचान बताने जैसे कामों पर सजा का प्रावधान है। ये काफी हद तक आईपीसी की धारा 171A से 171I जैसा ही है, जिसे हमने पहले कवर किया था। हाँ, पर अब इसे आज के चुनावी माहौल के हिसाब से अपडेट किया गया है, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मुख्य अपराध कौन-कौन से हैं? देखिए, जैसे धारा 328 है, चुनावी रिश्वतखोरी पर, मतलब वोट के लिए पैसा देना या कोई तोहफा देना। और सजा? इसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर धारा 329? वो है अनुचित प्रभाव डालना, मतलब धमकी देकर, डराकर वोटर की पसंद को प्रभावित करना। अच्छा, इसमें भी सजा उतनी है? हाँ, सजा वही है, 3 साल तक या जुर्माना या दोनों। और धारा 330? ये है प्रतिरूपण, मतलब जब कोई किसी और के नाम पर वोट डालने जाता है। हाँ, जिसे फर्जी वोटिंग भी कहते हैं। सजा? इसकी भी सजा 3 साल तक या जुर्माना या दोनों है। तो परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि इन तीनों, रिश्वत 328, दबाव 329 और प्रतिरूपण 330 के बीच का फर्क समझा जाए। हाँ, बिल्कुल, इनके इरादे और तरीके अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 331। ये उम्मीदवारों को धमकी देने पर है ताकि वो चुनाव न लड़ें। इसमें सजा ज्यादा है। हाँ, इसमें सजा
5 साल तक या जुर्माना या दोनों है। और धारा 332? ये चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालने से संबंधित है, अगर कोई उन पर बल या धमकी का प्रयोग करे। सजा इसमें भी? सजा यहाँ भी 5 साल तक या जुर्माना या दोनों है। फिर है धारा 333, झूठे बयान या गलत प्रचार करना। हाँ, जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके। इसमें सजा 2 साल तक या जुर्माना या दोनों है। और धारा 334? ये चुनावी सूचियों या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने पर है, उन्हें बदलना या नष्ट करना। इसमें सजा काफी है जी, 5 साल तक या जुर्माना या दोनों। और कुछ गंभीर अपराध भी है इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे धारा 336, ये चुनाव में धांधली या मिली भगत जैसे बूथ कैप्चरिंग पर है। इसकी सजा तो सख्त होगी। हाँ, इसके लिए सजा काफी सख्त है, 7 साल तक या जुर्माना या दोनों। और धारा 337? ये उन पर लागू होती है जो बार बार चुनावी अपराध करते हैं, मतलब आदतन अपराधी या फिर ऐसे अपराध जिनका असर बहुत बड़े पैमाने पर हो। अच्छा, तो इसमें सजा और भी ज्यादा है? हाँ, इसमें 5 से 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये दिखाता है कि बीएनएस चुनावी अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो बीएनएस में मुख्य नई बातें क्या हुई? एक तो डिजिटल वोटिंग अपराध शामिल हुए। हाँ, और रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण में स्पष्ट अंतर किया गया है। और बार-बार या गंभीर अपराधों के लिए सजा भी बढ़ाई गई है। सही। यूपीएसआई परीक्षा के लिए धारा 328, 329, 330, 334, 336 और 337 खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं अध्याय 24 की। हाँ, सार्वजनिक शांति से संबंधित अपराध। ये हैं धारा 338 से 352 तक। इसका लक्ष्य है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। जी हाँ, ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, हिंसा भड़काने या सार्वजनिक भय पैदा करने वाले कामों को रोकता है। ये आईपीसी की किन धाराओं जैसा है? ये मोटे तौर पर आईपीसी की धारा 141 से 160 और 268 से 294 जैसा है। पर जैसा हमने पहले कहा, इसे भी डिजिटल युग और बड़ी सभाओं के हिसाब से अपडेट किया गया है। तो इसमें मुख्य अपराध क्या है? देखिए, धारा 338 है गैरकानूनी सभा पर, मतलब जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी अपराध या शांति भंग करने के इरादे से जमा हों। इसमें सजा? 1 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी की धारा 141 के समान है। और अगर यही सभा बल या हिंसा का प्रयोग करे तो वो बन जाता है दंगा, धारा 339 के तहत। इसकी सजा है 2 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी 146 जैसा है। अच्छा। और अगर दंगा हथियारों के साथ हो, मतलब घातक हथियार लेकर जमा हो, तो धारा 340 लागू होती है। इसमें सजा बढ़ जाती होगी? हाँ, सजा 3 से 5 साल तक या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये आईपीसी 147 के अनुरूप है। तो यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है, सभा का आकार, इरादा और हथियारों का इस्तेमाल। बिल्कुल, ये चीजें अपराध की गंभीरता तय करती हैं। बीएनएस में ये वर्गीकरण काफी स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। धारा 345। ये हिंसा या दंगे के लिए उकसाने पर है, खासकर सांप्रदायिक हिंसा या समूह में अव्यवस्था को बढ़ावा देना। सजा? 5 साल तक या जुर्माना या दोनों। ये आईपीसी की धारा 153A, 153B जैसी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, धारा 346 से 348। हाँ, ये डिजिटल या मीडिया के उपयोग से संबंधित है, मतलब सोशल मीडिया, मैसेजिंग वगैरह से हिंसा या दहशत फैलाना। आजकल ये बहुत प्रासंगिक है। इसमें सजा? इसमें भी सजा 5 साल तक या जुर्माना या दोनों है। ये डिजिटल माध्यम वाले अपराध 346, 348 परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि इनका असर बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर होता है। बीएनएस ने इस नई चुनौती को पहचाना है। और गंभीर दंगों के लिए? उसके लिए धारा 352, गंभीर दंगा या बड़े पैमाने पर सशस्त्र गैरकानूनी सभा, मतलब घातक हथियार हो, संगठित समूह हो और सार्वजनिक व्यवस्था बुरी तरह बिगड़े। इसकी सजा तो काफी होगी। हाँ, सजा 5 से 10 साल तक या जुर्माना या दोनों है। ये आईपीसी की धारा 148 के समान है। इसके अलावा कुछ और धाराएं भी हैं? हाँ, जैसे धारा 343, जानबूझकर भय या दहशत फैलाना, झूठी रिपोर्ट वगैरह से, सजा 2 साल तक। और धारा 350? ये लोक सेवकों के खिलाफ धमकी या हिंसा पर है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हों, सजा 3 से 5 साल तक। और धारा 349? ये उन लोगों के लिए है जो बार बार सार्वजनिक अशांति फैलाते हैं, आदतन अपराधी, सजा 3 से 7 साल तक। तो संक्षेप में अध्याय 24 में बीएनएस ने डिजिटल अपराधों को शामिल किया है, अपराधों का वर्गीकरण स्पष्ट किया है। हाँ, साधारण सभा से लेकर गंभीर दंगों तक और सार्वजनिक प्रभाव व बार बार अपराध करने पर सजा बढ़ाई है। यूपीएसआई के लिए इसमें कौन सी धाराएं खास हैं? धारा 338,
339, 340, 345, 346, 348 और 352 पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 23 और अध्याय 24 की कुछ अहम धाराओं पर एक संक्षिप्त चर्चा। ये यूपीएसआई और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। आज हम बीएनएस की धारा 353 से 400 तक को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ये धारा है, देखा जाए तो काफी हद तक पुरानी आईपीसी की धाराओं जैसी ही है, जिन्हें हमने पहले भी कवर किया है। हाँ, वो तो किया है। पर बीएनएस में डिजिटल अपराधों को साफ तौर पर शामिल किया गया है और सजाओं को भी अपडेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं चैप्टर 25, धारा 353 से 372 तक। ये दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े अपराधों के बारे में है। जी। इसमें जैसे दस्तावेजों की जालसाजी है, उनमें कुछ गड़बड़ करना या उन्हें नष्ट कर देना, ये सब आता है। और अब तो डिजिटल दस्तावेज भी इसमें शामिल है। सही कहा। जैसे धारा 353 है जालसाजी यानी फॉर्जरी के लिए, ये आईपीसी 663 जैसा है। अच्छा। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। फिर धारा 354 है, अगर कोई खातों या रिकॉर्ड्स में हेरफेर करता है, मतलब फॉल्सिफिकेशन। हाँ, फॉल्सिफिकेशन, ये आईपीसी 464 जैसा है। इसमें सजा 5 साल तक की है। और अगर कोई जाली दस्तावेज इस्तेमाल करे तो उसके लिए धारा 355 है। इसमें 3 से 5 साल तक की सजा है। ये आईपीसी 471, 474 जैसा है। और दस्तावेज नष्ट करने पर धारा 356 में 7 साल तक की सजा है, जो आईपीसी 489 जैसा था। और ये जो डिजिटल जालसाजी है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह, इसका क्या? हाँ, वो भी है। बीएनएस ने इसका खास ध्यान रखा है। धारा 357 से 360 तक। अच्छा। ये डिजिटल माध्यम से की गई जालसाजी से जुड़ी हैं। इसमें अपराध कितना गंभीर है, उस हिसाब से 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो मतलब परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि नियत क्या थी और तरीका क्या था, कागजी या डिजिटल? बिल्कुल, नियत और माध्यम दोनों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये तो हुई दस्तावेजों की बात। अब इसी चैप्टर में संपत्ति वाले अपराध भी हैं, धारा 361 से 372। जी हाँ, संपत्ति अपराध जैसे धारा 361 चोरी के लिए है, थेफ्ट, ये आईपीसी 378 जैसा है। इसमें कितनी सजा है? 3 साल तक। लेकिन अगर कोई नौकर चोरी करता है तो धारा 362 के तहत सजा बढ़ जाती है, 5 साल तक हो सकती है। अच्छा। फिर है जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, धारा 363, ये आईपीसी 384 जैसा है। इसमें 3 साल तक की सजा है। और वो जो होता है मतलब भरोसे का गलत इस्तेमाल करके किसी की संपत्ति ले लेना, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? हाँ, वो भी इसमें कवर होता है, धारा 364 से 368 तक। ये आईपीसी 405, 409 जैसे थे। जी बिल्कुल। आपराधिक दुर्विनियोग और विश्वासघात, इनमें अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। और लूटपाट, डकैती, वो धारा 369 से 372 में है। रॉबरी और डिकॉइटी, इनमें 5 से 10 साल तक की सजा है। ये आईपीसी 390, 402 जैसे प्रावधान है। परीक्षाओं में तो अक्सर चोरी, विश्वासघात, लूटपाट में फर्क पूछा जाता है। हाँ, यूपीएसआई में ये बहुत कॉमन सवाल है। बीएनएस ने इन अपराधों और डिजिटल जालसाजी को शामिल करके चीजों को और स्पष्ट किया है। चलिए अब अगले अध्याय पर चलते हैं। चैप्टर 27, धारा 373 से 375 तक। ये तो पूरी तरह से डिजिटल अपराधों पर है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, इन सब के जरिए होने वाले अपराध इसमें आते हैं। तो इसमें क्या क्या है? जैसे धारा 373 है, अगर कोई डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी या द्विविवाह जैसा अपराध करता है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें 7 साल तक की सजा है। ये आईपीसी 494, 495 जैसा है। फिर धारा 374 है, ऑनलाइन क्रूरता या उत्पीड़न के लिए। जैसे ऑनलाइन बुलिंग या हैरेसमेंट? बिल्कुल, इसमें 5 साल तक सजा है। ये आईपीसी 498A जैसा है। धारा 375 डिजिटल सहमति के उल्लंघन से संबंधित है। और ये जो ऑनलाइन बदनामी करते हैं लोग, साइबर डिफेमेशन या फिर नफरत फैलाते हैं, हेट स्पीच? हाँ, उसके ये भी प्रावधान है। धारा 378 साइबर मानहानि के लिए है, 2 से 5 साल तक सजा। ये आईपीसी 499, 500 जैसा है। और हेट स्पीच? धारा 379
ऑनलाइन हेट स्पीच या किसी धर्म का अपमान करने पर 3 से 5 साल तक की सजा। ये आईपीसी 295A, 153A भी जैसा है। धारा 380 गंभीर डिजिटल अपराधों के लिए है। इसमें और क्या आता है, जैसे ऑनलाइन दंगे भड़काना या अफवाहें फैलाना? हाँ, धारा 383 ऑनलाइन गैरकानूनी जमाव या दंगे भड़काने से संबंधित है। 3 से 5 साल की सजा। आईपीसी 141, 146 जैसा। और अफवाहें? धारा 384 ऑनलाइन अफवाह फैलाकर दहशत पैदा करना। इसमें भी 3 से 5 साल तक सजा है। ये आईपीसी 268, 505 जैसा है। और धारा 385 उन गंभीर साइबर अपराधों के लिए है जिनसे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसमें कितनी सजा है? इसमें सजा ज्यादा है, 5 से 10 साल तक। तो परीक्षा के लिए डिजिटल माध्यम, नियत और समाज पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब समझना जरूरी है। हाँ, यूपीएसआई में अब साइबर वाले सवाल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर 27, धारा 386 से 400। ये विविध, बार बार होने वाले और गंभीर अपराधों के बारे में। हाँ, मिसलेनियस, रिपीट और एग्रीवेटेड ऑफेंसेस। हाँ, इसमें उन अपराधियों पर सख्ती है जो बार बार अपराध करते हैं, आदतन अपराधी जिन्हें कहते हैं। अच्छा, तो रिपीट ऑफेंडर्स के लिए सजा ज्यादा होगी। जी हाँ। धारा 386 से 388 अगर कोई व्यक्ति संपत्ति या लोक व्यवस्था के खिलाफ बार बार अपराध करता है तो उसे 3 से 7 साल या फिर अपराध की गंभीरता के हिसाब से 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये आईपीसी 511 या 149 जैसे प्रावधानों जैसा है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसी तरह धारा 389 और 390 डिजिटल अपराधों को दोहराने पर है। और गंभीर अपराधों से क्या मतलब है यहाँ? एग्रीवेटेड ऑफेंसेस। धारा 391 से 395 तक ये विवाह, प्रतिष्ठा, धर्म या लोक शांति के खिलाफ जो ज्यादा गंभीर किस्म के अपराध हैं उनके लिए हैं। इसमें सजा 5 से 10 साल तक। यहाँ अपराध की गंभीरता देखी जाती है, मतलब उसका असर कितना बड़ा है, कितने पीड़ित हैं, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें और क्या क्या शामिल है? इसमें नाबालिगों द्वारा किए गए गंभीर अपराध, धारा 396, साजिश रचना या उकसाना, धारा 397 आईपीसी 120B जैसा गंभीर अपराध करने की कोशिश करना, धारा 398 आईपीसी 511 जैसा। अच्छा। और खास तौर पर डिजिटल दुनिया के गंभीर अपराध, धारा 399, ये सब इसी चैप्टर में है। धारा 400 बाकी बचे हुए अपराधों को कवर करती है। तो यूपीएसआई के लिए कौन सी धाराएं ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से? देखिए, बार बार होने वाले अपराध, खासकर धारा 386, 388 और जो गंभीर अपराध हैं जैसे धारा 391, 394 और 399, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। साफ है कि नया कानून डिजिटल अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है और जो लोग बार बार अपराध करते हैं उन पर भी नकेल कसने की कोशिश है। बहुत जरूरी है कि कैसे पारंपरिक अपराध अब डिजिटल रूप ले रहे हैं। हाँ, और कानून कैसे इस नई हकीकत के साथ कदम मिला रहा है। सही कहा। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को जी, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज बदल रहे हैं, हमारा कानून किस तरह उनके साथ चल रहा है और भविष्य में हमें इसमें और क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर जरूर सोचें।